अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग। वालेकुम सलाम सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, वालेकुम मैं सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दोबारा शेयर करता हूँ, ठहरे। जी, अब बताइए, अब आपको स्क्रीन ठीक। शो हो रही है। जी ठीक हो गया। चल, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग बेसिकली आज परचेजेज और सेल्स को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक में, और तरह हमारा आज थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो हम लोगों ने आज टाइमली इसको ख़त्म भी करना है। तो मैं थोड़ा सा क्विकली इसको करूंगा, लेकिन अगर आपको कहीं लगे कि मैं कुछ तेज़ हूँ तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं, हम लैपटॉप्स में क्योंकि डील कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो एचपी वालों से एक उनसे जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। तो एचपी के हम लैपटॉप्स खरीदेंगे, हम उसके अलावा बाद लिनोवो के लैपटॉप्स भी खरीदेंगे, और उसके बाद हम डेल के लैपटॉप भी खरीदेंगे अकॉर्डिंगली कि हमें जैसे जैसे डिमांड आती जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि जी हमें सबसे पहले जो है ना एक हमारे कस्टमर है शाह इलेक्ट्रॉनिक्स, वो हमें जो है आके कहते हैं कि जी हमें जो एचपी के ना 10 लैपटॉप्स आप हमें मंगवा के दे दें। तो उसके लिए पहले हमें लैपटॉप्स का आइटम क्रिएट करना होगा, ठीक है, और हमें उसकी प्राइसेस एडजस्ट करनी होंगी, और हमें कस्टमर और हमें वेंडर क्रिएट करना होगा। ये तीन चीज़ें हमें पहले रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो है हम लोग करेंगे क्रिएट वेंडर, ठीक है। तो हम वेंडर्स में आएंगे, वेंडर सेंटर में आएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डेस्कटॉप वर्जन पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम न्यू वेंडर सेलेक्ट करेंगे। हमने इसका नाम रख दिया एच पी, एच पी डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। और यहाँ पे भी एच पी रख दिया, ठीक है। पेमेंट सेटिंग्स में आपके एड्रेस के अलावा अगर आप रखना चाहें कि वहाँ पे कोई बंदा जिसे आप डील करते हो, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसमें क्या रखा हुआ है, वेंडर में हमारे पास जो एचपी में डील करते हैं वो जाहिद अली साहब डील करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मिस्टर जाहिद अली लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद उनका फ़ोन नंबर, उनके मोबाइल नंबर, उनकी वेबसाइट का एड्रेस, उनकी ईमेल वगैरह, ये सारे डेटा आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पेमेंट सेटिंग्स में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन शो होती है, एक अगर आपने उनका अकाउंट नंबर, मतलब कल को जब आपने पेमेंट करनी है तो आपको उन्होंने आपको जो बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। पेमेंट टर्म्स में आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, फिर रिवाइज कर देता हूँ कि एक तो होता है कि जी आपने 15 दिन में पेमेंट करनी क्रेडिट पे, एक आपने होता है 30 दिन में करनी है, एक होता है कि आपने 60 डेज में करनी है। या आप रिसीव एट द स्पॉट आप पेमेंट करेंगे, तो आप सामान खरीद रिसीव करेंगे और आप पेमेंट करेंगे। एक इसमें ऑप्शन होती है कि आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है, लेकिन अगर आप 10 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। फिर इसी तरह होता है कि जी आपको 30 दिन का टाइम दिया गया है, आपको 10 दिन में पेमेंट करते हैं तो आपको 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी पेमेंट करते हैं और क्या करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टैक्स सेटिंग्स में, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पे फिलहाल टैक्स का भी नहीं कर रहे, तो फिलहाल इसमें क्योंकि ये वैसे भी वो 1099 यूएस टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, यहाँ पे फिलहाल इसका टैक्स सेटिंग नहीं होगी। अकाउंट सेटिंग में आपका जो है कि आप इसको लिंक करना चाहते हैं कि अगर कि आपके कि वेंडर का बिल है तो आप किस किस अकाउंट से लिंक करें, तो ये वो वहाँ पे होता है। ये हम इसको हम बाद में देखेंगे कि हम साथ साथ उसके ना करेंगे, अभी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल इन्फो में वेंडर है, आपका सप्लायर है, होलसेल है, क्या है, वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, एक ये हो गया। फिर इसी तरह हम क्या करते हैं, हम एक कस्टमर क्रिएट करते हैं। कस्टमर के भी फॉर्म ऑलमोस्ट 99% सेम ही है। हम बैंक कस्टमर में जाएंगे, कस्टमर सेंटर में जाएंगे, और यहाँ से हम न्यू कस्टमर में जाएंगे। अब यहाँ पे कस्टमर में जो हमारे पास कस्टमर हमें है, वो है हमारे पास सबसे पहले जो हमें ऑर्डर देता है, हम देख लेते हैं कौन हमें ऑर्डर देता है पहला। शाह इलेक्ट्रिक, ठीक है, हमें शाह इलेक्ट्रिक पहला ऑर्डर देता है, तो हम शाह इलेक्ट्रिक को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये है जी हसन शाह इलेक्ट्रिक है, हसन शाह साहब यहाँ पे होते हैं, हम उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इनका अगर हम ओपनिंग बैलेंस डालेंगे तो
वो तब होगा कि इनकेस के अगर जब हमने बिजनेस शुरू किया और उनका कुछ पहले से बैलेंस चलता आ रहा हो तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालेंगे, और ऑब्वियसली उसका फिर जो इफेक्ट है वो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा। ठीक है, आपके कैपिटल के ऊपर उसका इफेक्ट आता है। और इसी तरह अगर कोई रिसीवेबल होता है, इस तरह का पेबल कोई होता है, ये तो कस्टमर है ना हमारा, तो हमने रिसीव करना है। इसी तरह पेबल होता है और हम यहाँ पे इसका ओपनिंग बैलेंस डालते तो भी उसका भी इफेक्ट जो हमारा आता है वो कैपिटल के अंदर आता है। अच्छा जी। नेक्स्ट। फिर उसके बाद आपने मोबाइल नंबर उनका ऐड करना है, फोन नंबर ऐड करना है, ईमेल ऐड करनी है, वो आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। पेमेंट सेटिंग में आएंगे तो अकाउंट नंबर उनका, किस अकाउंट से उनकी पेमेंट आनी है, आप अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। पेमेंट टर्म सेम वही, आप कितने दिन का उनको क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीवरी मेथड क्या है, आपने जब इनवाइस भेजनी है तो इनवाइस आप ईमेल से भेजेंगे या आप ईमेल की मेल से भेजेंगे, उसमें ईमेल की ऑप्शन भी आज ही होती है कि आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रेफ उसके बाद पेमेंट मेथड ऑब्वियसली वो चेक से पेमेंट करेगा या ऑनलाइन करेगा, अगर प्रेफर्ड है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। क्रेडिट लिमिट में हम इनका डाल लेते हैं कि जी हमने इनको फिलहाल 5 लाख की क्रेडिट लिमिट दी है। हम 5 लाख से इनको ज़्यादा इनवाइस करेंगे तो ये हमें बताएगा कि जी आपने इनकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख रखी हुई है, तो आप इनको 5 लाख ज़्यादा क्रेडिट देने जा रहे हैं, एक बार फिर सोच लें। सेल टैक्स में आप आते हैं तो यहाँ पे उनका अगर सेल टैक्स में आपने उसको इनेबल करना है तो यहाँ पे इसके लिए आपको पहले एक सेटिंग इनेबल करना पड़ती है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि हम सेल टैक्स से हम उसको, ये हम लास्ट में देखेंगे कि अब जब सेल टैक्स कैसे इनेबल और डिसेबल करना है। अभी फिलहाल मैं आपको सेल टैक्स के चक्कर में नहीं डालूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इसी तरह कस्टमर टाइप वो क्या है, रिटेलर है आपका, होलसेल डीलर है, क्या है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर इसी तरह उसकी जॉब इन्फो, अगर ये जॉब कॉस्टिंग करनी हो तब तब यूज़ आता है, अभी हमारा फिलहाल इसमें यूज़ इसका नहीं है। ठीक है, तो हमने एक कस्टमर ऐड कर लिया, हमने एक वेंडर ऐड कर लिया, अब तीसरी चीज़ है हमारी आइटम। ठीक है, लेकिन आइटम के साथ हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट भी लिंक होगा तो वो हम ऐड वहीं पे ही करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास आइटम कोई नहीं है। ठीक है, हम एक नया आइटम क्रिएट करेंगे, हम लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट में हम आइटम में आएंगे। ठीक है, यहाँ से नीचे नीचे से हम न्यू आइटम क्रिएट करेंगे। अच्छा, अब हम ने सेलेक्ट क्या करना है, सर्विस दे रहे हैं, हम सर्विस भी देंगे, हम सर्विस का भी आइटम ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सर्विस का देंगे, हम विंडोज की इंस्टॉलेशन की सर्विस दे देते हैं। ठीक है ना, ये हमारा एक आइटम हो गया। ठीक है, इसका रेट क्या होगा, अगर आप रखना चाहें आप रख ले, फॉर एग्जाम्पल आप 500 रुपये विंडोज इंस्टॉलेशन के चार्ज करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आप ये रख सकते हैं। ठीक है, और इसकी अकाउंट कि ये जो इसकी इनकम होगी कहाँ जाएगी। अब यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास इनकम में एक हेड बना हुआ है, मर्चेंटाइज सेल। लेकिन हमारी ये मर्चेंटाइज सेल नहीं है, हमारी ये सर्विस इनकम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं सर्विस इनकम के नाम से। ठीक है, ऐड न्यू इनकम हेड हमारा हो गया। कल को हम कोई और सर्विस भी देना चाहें तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमें पता होगा कि हमारी सेल से कितनी सर्विस आ रही है और हमारी सर्विस से कितनी सर्विस आ रही है जो हम दे रहे हैं। ठीक है, सब अकाउंट फिलहाल हम इसको नहीं बना रहे, सेव एंड क्लोज कर दिया। अब इसकी जितनी भी इनकम हमारी इससे रिलेटेड होगी जो हम एडवाइस किया करेंगे वो सर्विस इनकम में जाया करेगी। तो हमने एक ये अकाउंट क्लियर कर लिया। उसके बाद हम एक और क्रिएट करते हैं, जो हमने बेसिकली में हमारा मेन पर्पस था वो था हमारा इन्वेंट्री पार्ट। अब यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे नॉन इन्वेंट्री पार्ट के ऑप्शन दे रहा है, इन्वेंट्री के ऑप्शन नहीं दे रहा। नॉन इन्वेंट्री पार्ट का ये मतलब होता है कि वो उसकी जो है वो ट्रैकिंग नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले सेटिंग में कुछ चीज़ें इनेबल करना पड़ती हैं, अब मैं आपको वो बताता हूँ। आप एडिट में आएंगे, इसको नोट ध्यान से रखिएगा। आप प्रेफरेंसेस में आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होती है इन्वेंट्री की, किधर गई ये, आइटम्स एंड इन्वेंट्री। आइटम्स इन्वेंट्री में आके आप कंपनी प्रोसेस में आएंगे तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शन आ रही है इन्वेंट्री एंड परचेज ऑर्डर्स आर एक्टिव, आपने इसको चेक कर। ठीक है, तो अभी फिलहाल वो ऑप्शन नहीं दे रहा, अब इसको पहले कैंसिल करते हैं। अच्छा, अब करते हैं दोबारा से, एडिट में आए, प्रेफरेंसेस में आए, आइटम्स एंड इन्वेंट्री। अब आपने इसको चेक कर दिया, अब आपको ये देखेंगे ऑप्शन सारी दे रहा है, आपको ये परचेज ऑर्डर भी क्रिएट करने देगा और आपको इन्वेंट्री भी करने देगा। अब आप ओके करेंगे इसको।
एक बार ये इसको रीसेट करेगा, ये सारी आपकी विंडोज एक बार क्लोज करके रीओपन करेगा। अब ये देखिए हम लिस्ट में आए, आइटम लिस्ट में आए। अब हम न्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि नॉन इन्वेंट्री पार्ट के साथ नो इन्वेंट्री पार्ट भी दे रहा है। ठीक है। पहले ये इन्वेंट्री पार्ट की ऑप्शन पहले नहीं आ रही थी, उस टाइम पहले नॉन इन्वेंट्री पार्ट की ऑप्शन आ रही थी, अब ये इन्वेंट्री पार्ट की ऑप्शन आ रही है। ये जरा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा जी, हमने यहाँ पे रखा जी एचपी लैपटॉप, एक आइटम हम ऐड करने लगे। ठीक है। अच्छा, अब सब आइटम आपने रखना है, अगर आपके ऑनवर्ड्स और भी लैपटॉप्स होंगे तो आपको सब आइटम्स इसको रखना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम दो आइटम्स बना लेंगे, लैपटॉप्स, और फिर चलिए हम इसको बाद में करते हैं सबमिट, आप लोग फिर भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजर अगर आपने इनेबल करना है तो आप देख लें, नहीं भी करना तो भी कोई इशू नहीं है। ये कि वो उसको कैसा ले, वो उसको ईच ले, वो उसको काउंट करे, वो इसको लेंथ में ले, इसको वेट में ले, क्योंकि ये लैपटॉप है तो हम इसको काउंट करेंगे। ठीक है। अब वो उसको एज अ ईच मेजर किया करेगा। डिस्क्रिप्शन में आप इसकी एचपी लैपटॉप लिख दें। ठीक है। अच्छा, इसकी सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस मैंने आपको यहाँ पे दी हुई है। ये देखिए, ये एचपी का लैपटॉप है, हम इसको 55,000 में परचेज करेंगे और 71,500 का सेल करेंगे। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और बस दी यहाँ पे की दी हुई है कि इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सेल का अकाउंट हमें क्रिएट करना होगा। ठीक है। और इनकम इसकी हम लैपटॉप इनकम से कनेक्ट करेंगे, जिस तरह हमने सर्विस इनकम का एक अकाउंट बनाया है। ठीक है। और एसेट हमारा ये इन्वेंट्री पॉइंट्स होगा। इसका रीऑर्डर पॉइंट भी हम सेट करेंगे, वो होगा कि जब 20 आइटम रह जाएंगे तो हम इसको ये हमें बताना शुरू कर देगा कि भाई अब 20 रह गए या 20 से कम रह गए, आप इसका दोबारा स्टॉक रीस्टॉक कर लो। तो परचेज प्राइस हमारे पास इसकी 55,000 है और एक सेल प्राइस 71,500 है। 55,000 और 71,500। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका अकाउंट हमें यहाँ पे लिंक करना होता है, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक तो ये कि आप इसका मेन हेड ही रहने दें, इनकम आपकी मर्चेंटाइल सेल में चली जाएगी और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चला जाएगा। लेकिन उससे नुकसान ये होगा कि आप उसको कल को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि यार मैंने कौन सा लैपटॉप की इनकम ज्यादा आ रही है, मेरे कौन से लैपटॉप की कॉस्ट ज्यादा आ रही है। या मैंने अगर एनालिसिस करना है कि यार मुझे एचपी में ज्यादा फायदा हो रहा है या मुझे डेल में ज्यादा फायदा हो रहा है, किसकी सेल ज्यादा है, तो वो आपको बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम इसको शुरू में ही हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेल भी लैपटॉप्स की अलग से मेंशन मैयर करेंगे और हम इसकी कॉस्ट भी अलग से मैयर करेंगे, क्योंकि जाहिर बात है सिर्फ आप एक लैपटॉप तो नहीं बेच रहे ना, आप लैपटॉप के अलावा और भी चीजें बेच रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ नए अकाउंट्स ऐड करते हैं। इसमें हम पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स में हम क्या करेंगे, पहले हम एक लैपटॉप का अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने 3 लैपटॉप्स ऐड करने। तो हम एक मेन अकाउंट बना लेंगे कॉस्ट उसका। उसके बाद जो अब अगला अकाउंट बनाएंगे वो हम इसका एचपी का बनाएंगे, एचपी परचेजेस। ठीक। इसको हमने लैपटॉप के साथ लिंक कर दिया, अब इसका ये सब हेड बन गया। ठीक है। इसी तरह हम इनकम में भी करेंगे। इनकम में हम क्या करेंगे, हम पहले एक अकाउंट बनाएंगे, ये मर्चेंटाइज का साला बना हुआ है अकाउंट, इसी के अंदर हम इसको सब हेड बना देंगे। किसका हम बना रहे हैं, हम लैपटॉप सेल्स। इसको हम फिलहाल मर्चेंटाइज सेल के साथ ही लिंक कर देते हैं। ठीक है। और उसके अंदर हम कौन सा अकाउंट ले रहे हैं, यहीं से ऐड न्यू किया, एचपी लैपटॉप सेल्स, सब अकाउंट ऑफ लैपटॉप सेल्स। ठीक है। अब ये 3 हेड्स बन गए एक तरह से, मर्चेंटाइज सेल, उसके अंदर लैपटॉप सेल, और लैपटॉप सेल के अंदर एचपी लैपटॉप सेल्स। ठीक है। अब हमारी जो इसकी परचेजेस जितनी भी जाएंगी वो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के इस हेड में जो एचपी से ही रिलेटेड लिंक्ड रहेंगी, और इनकम भी हमारी एचपी से ही रिलेटेड लिंक्ड रहेगी। प्रेफर वेंडर में हम इसको एचपी डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर देते हैं। ठीक है। और मिनिमम ऑर्डर पॉइंट हम रखना चाहे तो हम रख सकते हैं जी, ये आपका 20 पे आपको बताना शुरू कर दे। ऑन हैंड अभी इस टाइम हमारे पास 0 है, अगर आप इसकी को क्वांटिटी रख देंगे तो वो ऑब्वियसली ओपनिंग स्टॉक में ऐड कर देगा और उसका इफेक्ट आपका कैपिटल के अंदर और इन्वेंट्री के अंदर चला जाए। लेकिन अभी फिलहाल हम इसको 0 रखेंगे क्योंकि हम इसको नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। अब इसमें आप लोगों का टास्क ये होगा कि आप लोगों ने लैपटॉप्स में आपने सेम इसी तरह डेल का भी और लेनोवो का भी बनाना होगा।
इसको हम ओके करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास अकाउंट आइटम्स में हमारे पास एचपी का लैपटॉप आ गया, ठीक है। और हमने क्योंकि अभी इसका सब अकाउंट नहीं बनाया तो हम वो भी बना देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं, इन्वेंट्री पार्ट, लैपटॉप। इसमें हम इसको 0 0 रखेंगे, हम इसमें किसी को कुछ नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हम इसमें ये करेंगे जो इनके मेन हेड थे, मेन हेड लैपटॉप सेल और मेन मेन कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। एचपी या लेनोवो कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके किया। और अब हम इस लैपटॉप को जो हमने एचपी का बनाया था, इसको हम एडिट करेंगे और इसको हम सब आइटम ऑफ लैपटॉप कर देंगे। दैट्स ऑल, ठीक है। अब हमारे पास लैपटॉप्स के अंदर ये मैं सारे क्लियर लैपटॉप्स हमारे शो हो था रहे होंगे, फिर आता है। ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम देखते हैं, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आए, कंट्रोल ए किया, या कंपनी में जाके आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने क्या किया था, हमने इनकम का अकाउंट एक बनाया था, ठीक है। इनकम का अकाउंट में क्या था, हमने एक लैपटॉप सेल्स का अकाउंट बनाया कि हम सारी लैपटॉप की सेल्स इस हेड के अंदर शो करेंगे। और उसमें हमने एक अकाउंट एचपी का बनाया। आप लोगों ने अब इसके अंदर डेल और लिनोवो भी ऐड करना है, ठीक है। फिर इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा आ गया, उसमें एचपी का ये लिंक नहीं हुआ हुआ, देखे ना, ये लैपटॉप्स नहीं आया हुआ, तो इसको मैं इसके अंदर लिंक कर देता हूँ, एडिट सब अकाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम पर लैपटॉप परचेजेस कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये इसके अंदर इसका सब हेड बन गया है, ठीक है। और उसमें हम लैपटॉप की जितनी परचेजेस होंगी वो सारी हमें यहाँ पे शो हो रही होंगी। अगर हम कंट्रोल क्यू कर सकते हैं या राइट क्लिक करें और इसकी क्विक रिपोर्ट निकालें, तो आपको सारी परचेजेस की यहाँ पे रिपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी, जो कि मैं आपको भी करके दिखाऊंगा ऑनवर्ड्स, ठीक है। अभी तो क्योंकि क्विक परचेज नहीं है तो इसलिए 0 आ रहा है। ओहो, एक सेकेंड, F1 दब गया ना तो वो हैवा क्वेश्चन पे चला गया। अच्छा, और उस लैपटॉप परचेज के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें सारी लैपटॉप्स आ रहे होंगे, जैसे बाद में हम लिनोवो और डेल बनाते हैं। मैं आपको बना देता हूँ, बल्कि आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे, आप देख लेंगे यहीं पे, ठीक है। अब हमने एक आइटम बनाया है, एक हेड बनाया है हमने लैपटॉप परचेज का। अब एक और क्रिएट कर लेते हैं, न्यू, टाइप क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। में क्यों नहीं आ रहा, ये रहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कंटिन्यू, डेल लैपटॉप परचेज, ठीक है, सब अकाउंट ऑफ लैपटॉप परचेज, ठीक है। इसी तरह लेनोवो लैपटॉप परचेज, सब अकाउंट ऑफ लैपटॉप परचेज। अब ये देखें, हम डेल जब खरीदेंगे तो डेल किस में आ जाएगी, एचपी जब खरीदेंगे एचपी किस में आ जाएगा, लिनोवो जब खरीदेंगे तो लिनोवो की डिटेल्स कॉस्ट इसमें आ जाएगी। इसी तरह हम इसका इनकम का भी बना लेते हैं, ये आपका इनकम का ऊपर आ रहा है। कंटिन्यू, डेल लैपटॉप सेल, सब अकाउंट ऑफ लैपटॉप सेल, ठीक है। इसी तरह लिनोवो लैपटॉप सेल, सब अकाउंट ऑफ लैपटॉप सेल, ठीक हो गया। अब जब कल को अभी आप आइटम बनाएंगे डेल का, तो वो हम इस तरह इससे लिंक करेंगे, इसकी सेल, और जो उसकी कॉस्ट होगी वो इससे लिंक करेंगे। जब हम लिनोवो का आइटम बनाएंगे हम इससे लिंक करेंगे, और कॉस्ट हम इससे लिंक करेंगे। मैं आपको ये भी चलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग वीडियो देख के कर सकें, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आइटम लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। हमने एक एचपी का लैपटॉप बनाया था, अब हम एक डेल का लैपटॉप बनाते हैं, न्यू करेंगे, इन्वेंट्री पार्ट सेलेक्ट करेंगे, डेल लैपटॉप, ठीक है, सब आइटम ऑफ
लैपटॉप्स। यूनिट ऑफ ईयर हमारा हो गया ईच। डिस्क्रिप्शन में हम यहीं पे ले लैपटॉप लिख देते हैं। अब इसकी कॉस्ट क्या है? ये हमें मिलता है 65,000 का, और हम 84,500 का सेल करते हैं। ये हमें मिलता है 65,000 का, और हम 84,500 का सेल करते हैं। अब कॉस्ट इसकी किस में जाएगी? डेल के लैपटॉप में जाएगी। ठीक है। प्रेफर्ड वेंडर इसका अभी फिलहाल हमने डेल नहीं क्रिएट किया, तो हम इससे अभी फिलहाल इसको नहीं सिलेक्ट करते। इनकम इसकी किस में जाएगी? डेल के लैपटॉप में जाएगी। ठीक है। अब हमने क्योंकि अकाउंट्स बना लिए ना, तो अब हमें लिंक करना आसान हो रहा है। कामरान भाई, आप थोड़ा सा वेट करें, मैं अभी ये आइटम्स क्रिएट करके फिर मैं आपसे क्वेश्चंस लेता हूँ। अच्छा, इसका हमने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना भैया रखना है? इसका हमने 25 पे रखा हुआ है कि जब 25 हो जाए तो हमें बता दें। ठीक है जी, हम इसको हम 25 रख लेते हैं कि जब 25 पीस हमारे पास स्टॉक में रह जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा सेल होगा, तो हमने इसकी ज़्यादा क्वांटिटी रख दी। इसका ऑन हैंड हम कुछ नहीं रख रहे। ठीक है। ना हम इसकी टोटल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वरना अदरवाइज इसकी ये ओपनिंग स्टॉक अगर आपके पास पहले से इसका कोई है, तो आप यहाँ पे उसकी क्वांटिटी और उसकी वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है। और फिर ऑब्वियसली उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में आएगा। डेल लैपटॉप बन गया। इसी तरह हम अब एक लिनोवो का भी लैपटॉप बना देते हैं। इन्वेंट्री पार्ट, लिनोवो लैपटॉप। ठीक है। क्वांटिटी में ईयर ईच हो गया, सब आइटम ऑफ लैपटॉप हो गया। ठीक है। जाहिर बात है, सिर्फ लैपटॉप्स तो नहीं आप बेचेंगे ना, कल को आप और भी चीजें बेच रहे होंगे। जैसे आप एलसीडीज बेच रहे होंगे, तो फिर एलसीडी की आप एक मेन हेड बनाएंगे, और फिर एलसीडी के अंदर सैमसंग की एलसीडी, डेल की एलसीडी, उसकी एलसीडीज आप ऐड करना शुरू कर दें। इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है आपने। अब इसकी कॉस्ट हम देख लेते हैं और सेल प्राइस देख लेते हैं। ये हम 75,000 का परचेज करते हैं और 97,500 का हम सेल करेंगे। 75,000 और 97,500। अच्छा, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल किस में जाएगी? लैपटॉप लिनोवो के अंदर चली जाएगी। और इसकी इनकम किस में जाएगी? लिनोवो में चली जाएगी। ठीक है। और प्रेफर वेंडर जब हम इसका क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैं चले कर देता हूँ, यहीं से ही कर देता हूँ। ठीक है। लिनोवो। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया यहीं पे ही। आप मतलब जरूरी नहीं है कि कहाँ से आप चीजों को डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। मजीद डिटेल्स मैंने अभी इसकी फिलहाल ऐड नहीं की। तो यहाँ पे ये देखें सिलेक्ट हो गया। इसका मिनिमम क्वांटिटी लिनोवो इतने लोग पसंद नहीं करते, हमने इसका फिलहाल 15 रखा। ओपनिंग फिर मैं बता रहा हूँ, हमारे पास फिलहाल जीरो स्टॉक है और उसकी वैल्यू भी जीरो है। ठीक है। अगर ये आपको हो जाएगी जी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर आपको श्योर है। ठीक है। अब हमारे पास तीन चीजें आ गई, डेल का भी आ गया, एचपी का भी आ गया, लिनोवो का भी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं सिनेरियो की तरफ। अच्छा, पहले आप लोग सवाल पूछना चाह रहे थे, तो आप पहले मुझसे एक सवाल पूछ ले, तो 5 मिनट में आपको देता हूँ सवाल पूछने के लिए। तो फिर हम इसके बाद इसकी सेल और परचेज स्टार्ट करते हैं। सर एक सवाल ये है कि जो आपने आइटम के साथ सेल प्राइस लिखा, तो जी हमें जी। उस वक्त श्योर नहीं होता कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। लेट से कस्टमर को ठीक है। हमने कितने का बेचना है, तो उस वक्त ठीक क्या है। करेंगे? आइटम के साथ आप सेलिंग प्राइस फिक्स कर देंगे तो वो तो वही फिक्स नहीं हो नहीं, जाएगा। उसमें ये होता है कि ये तो एक आपने कर दी ना एक रिटेल प्राइस पे इसके, यार ये सेलिंग प्राइस है। अगर फॉर एग्जांपल आप कस्टमर टू कस्टमर चेंज कर रहे हैं, तो फिर आप वहां से सेलिंग प्राइस हटा सकते हैं। वो तो ये तो सेलिंग प्राइस आप जो आपने अभी लिख दी है ना, ये आपको हेल्प ये करेगी, जब आप इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो प्राइस लिख के आ जाएगी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपने इनवॉइस उसी पे करनी है। अगर आपने उस टाइम से प्राइस ऊपर या नीचे हो गई है, तो आप उस एट द स्पॉट आप प्राइस को अपडेट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको भी इनवॉइस क्रिएट जब करूंगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि आपने इनवॉइस कैसे उसकी प्राइस अप ऊपर नीचे करनी है। वो हम उसमें आपको दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई सर साहब सवाल करना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम फारूक बात सलाम। कर रहा था। अच्छा, इसमें एक जी, चीज़ और पूछनी थी कि डेप्रिसिएशन का भी इसी तरह हम अलग अलग कर लें, या वो एक ही रहने दे डेप्रिसिएशन का? डेप्रिसिएशन का भी मैं आपको जो है ना हमारा लास्ट लेक्चर, उसमें ये डेप्रिसिएशन का टॉपिक और उसका जो है क्या कहते हैं आपका इन एम्प्लॉयज का और ये सैलरीज का, ये हम उसमें करेंगे इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा सा बैंक के से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल हमने बैंक का कोई अकाउंट खोल लिया, तो उसको डिलीट करना है सारा, मतलब ट्रांजैक्शन हमारी डुप्लीकेट हो रही है, तो हम्म। हम उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं? मतलब कि मैंने सर्चिंग बड़ी किया लेकिन नहीं मिला, तो एट लास्ट मैंने जो है ना उसको आपसे आपने ना अकाउंट को आप इनएक्टिव कर देंगे।
लेकिन सर वो बैलेंस शीट में शो हो रहा है, मैं कहता हूँ बैलेंस शीट से खत्म हो जाए, मतलब दोबारा मैं उसके वो ऊपर शो अपनी। ही ना हो, ठीक है, और उसकी ट्रांजेक्शन आपने सारी डिलीट कर दी है। नहीं, डिलीट नहीं की, वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, मैं चाहता हूँ कि वो बैंक सारा डिलीट हो जाए, दोबारा मैं इंपोर्ट करवाऊँ ना उसको उसके अंदर। अच्छा नहीं, देखिए उसमें अगर तो आप ट्रांजेक्शन, या तो आपको फिर ट्रांजेक्शन डिलीट करना पड़ेंगी उसकी पहले तो, ठीक है। एक एक तो ट्रांजेक्शन सर। हाँ, वो आपको ट्रांजेक्शन डिलीट करना पड़ेंगी, और उसके बाद फिर आप उस अकाउंट को, फिर आप अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं उसकी या फिर दूसरी ऑप्शन उसकी ये होती है कि आप उसको कर दें मेक अकाउंट इनएक्टिव। वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जी जी। ठीक है ना। आप उसके अलावा कोई और सवाल है तो फिर मैं जिस टाइम ये भी क्विक बुक्स आपका जी स्टार्ट मेरा करूंगा मैं उस सवाल टाइम था बता दूँ। सर, जी जी, उसमें कामना जब सर। आप बता रहे थे ना, तो उसमें था कि मैन्युफैक्चरर्स पार्ट नेम, एक हाँ तो वो हाँ, क्या है, और जब हम ठीक है। बैंक का अकाउंट बनाते हैं तो हम उसको इनकम में डालते हैं या एक्सपेंस में डालते हैं, कौन सा वो होता है? बैंक, जो बैंक का अकाउंट बनाते हैं। जी जी। अच्छा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है अभी इम्पोर्टेंट? सर मैं ऑनलाइन वो क्विक बुक को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे से अकाउंट बन नहीं रहा। अच्छा, तो पर्सन। ये हम ना लेक्चर के एंड में देखते हैं ना। मैं अभी फिलहाल इस जो अभी हम सिनेरियो कर रहे हैं ना, मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखना चाह रहा था। जी सर, तो वो जी सर, मैं थैंक आपको इंशाल्लाह ये अभी इसके एंड में आपको मैं गाइड कर दूंगा। यू, थैंक यू सर। अच्छा, चले थोड़ा हम, सा सर ये है कि जरा पेस जरा सा स्लो रखें, ताकि चले जो मैं कर समझे तो देता हूँ। हम वो हमें एग्जैक्ट समझ आए ना, तो चले मैं स्पीड में स्लो कर मिस हो जाती देता, मैं है। स्लो कर ठीक है। देता हूँ। ओके ओके ओके। चले हम वापस से मूव करते हैं अपने इसके ऊपर। अच्छा, एक साफ सवाल अभी किया था कि आइटम के अंदर उनको प्रोडक्ट पार्ट नंबर आ रहा था, ऐसे ही है। ये देखिए, ये पार्ट नंबर होता है। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर अक्सर में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई डेल का लैपटॉप लिया, उसके आगे उसका एक पार्ट नंबर आ रहा होता है कि जैसे एचपी की है तो प्रो बुक सीरीज है, प्रो बुक 15 FR, इस तरह कुछ करके लिखा हुआ है। तो वो इसका जो पार्ट नंबर होता है डॉक उसका, वो अगर आपने लिखना चाहे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो फिलहाल अभी एक मेज एचपी लैपटॉप लिख दिया ना, लेकिन आगे वो एचपी लैपटॉप कौन सा वाला है, वो प्रो बुक सीरीज है, वो एलीट बुक सीरीज है, उसके आगे उसका मुख्तलिफ मॉडल होंगे, तो वो आप पार्ट नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और दूसरा, मुझे जरा भाई सवाल रिपीट कीजिएगा। अभी आपने क्विक बैंक बुक से बैंक का जो बैंक बैंक। बैंक का, जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम आए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने बैंक क्रिएट किए थे ना, हमने दो बैंक क्रिएट किए थे, एचबीएल और ये मिजान, ठीक है। जब आपने आना है, आप न्यू में आएंगे, तो आपको यहाँ पे ये बैंक्स का एक हेड नजर आएगा। आपने इनकम में भी नहीं जाना, आपने एक्सपेंस में भी नहीं जाना, आपने कोई और नहीं सिलेक्ट करना, आपने बैंक को बैंक में सिलेक्ट करना है, ठीक है। बैंक में आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके आगे आपको दिखा भी रहा होता है कि आपने इसमें पेटी कैश या चेकिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स वगैरह सारे इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से आप इसको ओके करेंगे, और आपका बैंक जो भी आपने नाम है, फॉर एग्जांपल आपने नया बैंक खोल लिया है, से आपने बैंक अल हबीब में भी अकाउंट खोल लिया, ठीक है ना। और उसको आप लिंक करेंगे किस तरह, कि मैंने क्योंकि मेन एक हेड बनाया होता है, मेरी आदत है कि मैं मेन हेड के और उस हेड के अंदर सब हेड चला के चलता हूँ, ताकि हम कल को डिफरेंशिएट कर सकें। मुझे अगर बैंक का टोटल बैंक चाहिए तो मेरे पास एक क्लिक में टोटल बैंक का बैलेंस आ जाए। मैं अगर चाहूँ कि मुझे अलग अलग बैंक्स का बैलेंस चाहिए तो मेरे सामने अलग अलग बैंक्स का बैलेंस आ जाए। तो मैंने ये इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और ये आप सेव एंड क्लोज कर दें। ये आपको वो ऑफर देता है, हाँ फिलहाल हम इसको नहीं लेंगे। अब ये देखें, हमने बैंक अल हबीब एक हमारा अकाउंट बन गया, और ये बैंक के हेड के अंदर बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी कैटेगरी मेन चेंज कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ करके, कि आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कोई अदर एसेट कर दिया, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। और अब आपने बनाया कोई और बैंक, ठीक है ना, समिट बैंक बना दिया, ठीक है। और अब आप उसको चाह रहे हैं कि मैं बैंक का हेड बनाऊं, सब हेड करूं बैंक का, तो वो देखा आपको करने नहीं देगा, आपको वो शो ही नहीं करेगा, वो कैटेगरी में ही नहीं आएगा, वो शो ही नहीं होगा, अनलेस कि आप इसको जब तक आप बैंक नहीं करेंगे। अब आप करेंगे तो आपको देखिए बैंक के हेड के अंदर वो शो करेगा, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। सिनेरियो कुछ इस तरह का था कि जी, सबसे पहले जाहिर बात है, आपको ऑर्डर आता है, फिर आप उसी हिसाब से उसका सामान मंगाते हैं। तो शाल इलेक्ट्रिक ने आपको एक ना सेल्स ऑर्डर दिया 10 पीसेस का, सॉरी सर, ठीक मेरा है। क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड, मतलब कि इनएक्टिव और डिलीट का आपने कुछ अब अच्छा हाँ, बताया। सॉरी सॉरी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये राइट क्लिक करें, तो मेक, एक तो होती है ऑप्शन डिलीट अकाउंट की, अगर इसमें ट्रांजेक्शन होंगी तो आपको डिलीट नहीं करने देगा। फिर आपके पास ऑप्शन होती है मेक अकाउंट इनएक्टिव की, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर देंगे, और अगर आपको कल को दोबारा उसको एक्टिव करना है तो आप ये यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे आके आप
की ऑप्शन आ रही होती है शो इनएक्टिव अकाउंट्स। ये देखें ना, अभी फिलहाल क्योंकि अकाउंट इनएक्टिव नहीं है तो इसलिए वो हाईलाइट नहीं हो रहा, तो ये इसके ऊपर, तो वहां पे फिर वो इनएक्टिव अकाउंट्स भी आपके सारे शो हो रहे होंगे, फिर आप उसको मेक एक्टिव अगेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर इसको इनएक्टिव करना है राइट क्लिक करें, मेक उसको इनएक्टिव कर दें, और आपने अगर उसको दोबारा एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ अकाउंट में क्लिक करें और इसको शो इनएक्टिव अकाउंट्स की ऑप्शन को ओके करेंगे तो वो इनएक्टिव अकाउंट्स भी आ जाएंगे और आप उसको दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपका उसको बैलेंस शीट का इफेक्ट उसमें फर्क खत्म हुआ कि नहीं हुआ, या वो ट्रांजेक्शन की वजह से आ रहा है या इनएक्टिव नहीं आ रहा। इनएक्टिव सर किया था, बट वो उसकी बैलेंस शीट में बैलेंस शो हो रहा था, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया कि है अच्छा, कि कोई फिर डिलीट कर उसका दे। उसका फिर उसका हल वही है, आपको ट्रांजैक्शंस डिलीट करके फिर अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा, उसका और कोई हल नहीं है, तो ओके क्योंकि सर, थैंक यू। उसका और ठीक है ओके। अच्छा, हम सिनेरियो की तरफ पढ़ते हैं। हमेशा सर इलेक्ट्रिक में, अगर हम सॉरी सॉरी अगर हम जी जी इसीलिए जी जी इसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है, जी अगर हम जी ऐसा करेंगे जी तो जी क्या वो 4G की उस पर नहीं आएगा कि आपने, यानी कि क्योंकि डेफिनेटली आपके ट्रांजैक्शन हो रही हैं जब आप वो ऑडिट ऑब्वियसली, की आएगा। ऑब्वियसली आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि आपके सारा चीजें हिल जाएंगी उससे, आपकी बैंक रिकंसाइल नहीं होंगे। क्योंकि देखें, जब आप फाइनल अकाउंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सबसे पहला काम है आपका बैंक रिकंसिलेशन होता है। अब आपने बैंक अकाउंट बनाया और उसकी सारी ट्रांजैक्शन उसके अंदर आपने डाली हुई हैं, और जाहिर बात है उसका क्लोजिंग बैलेंस और आपका क्लोजिंग बैलेंस या उसकी रिकंसिलेशन में बनाई होगी कि भाई अनप्रेजेंटेड चेक्स और वो सारा डाल के, तो वो आपने शो कर रहे होंगे। लेकिन जब आप देखेंगे आपने ट्रांजेक्शन की डिलीट करना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली वो आपका बैंक भी रिकंसाइल नहीं रहेगा और उसके बैलेंसेस भी रिकंसाइल नहीं रहेंगे। तो जब आपका ऑडिट होगा तो आपको फौरन वो खुल के आ जाएगा कि भाई ये क्या चक्कर है। तो उन भाई का कोई क्वेश्चन ये था कि उन्होंने बेसिकली डुप्लीकेट एंट्रीज कर दी हैं, डुप्लीकेट अकाउंट्स बना दिए हैं, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो उसका मेरे लिए उनके पास हल यही है कि वो जो डुप्लीकेट एंट्रीज है ना, पहले तो सारी एंट्रीज जो है जो उन्होंने की हुई हैं उनको वो शिफ्ट करें दूसरे बैंक अकाउंट में जिसमें करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने मैदान बैंक 2 बार बना दिया हुआ है, ठीक है, तो अब क्या करें, वो मैदान बैंक जाएंगे, ये उसकी डिटेल्स खोलेंगे, जैसे इसमें एंट्रीज आ रही हैं, अब ये एंट्री फॉर एग्जांपल वो खोलेंगे और वो यहाँ से जो मैदान में गलत सेलेक्ट हुआ है वो उसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है ना, कि आपका जो बैंक था, आपने जिस अकाउंट को रखना है, सारी एंट्रीज आप उस अकाउंट पे पहले ट्रांसफर करें ताकि आपका डुप्लीकेट अकाउंट का मसला हल हो जाए। आपका एक अकाउंट, 2 मैदान बैंक बने हुए, आपने सारी एंट्रीज एक अकाउंट मैदान बैंक में ट्रांसफर की, फिर आपने दूसरा अकाउंट चेक किया, अब उसमें कोई एंट्री शो नहीं हो रही, तो तब आप उस अकाउंट को जब आप डिलीट की ऑप्शन पे जाएंगे तो फिर वो आपको डिलीट करने देगा उसको। अभी अदरवाइज आपको उसको डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि उसमें अकाउंट की एंट्रीज होंगी तो आपको डिलीट नहीं करने देगा। लेकिन जब आपकी सारी एंट्रीज आपने एक मैदान बैंक से दूसरे मैदान बैंक में ट्रांसफर कर दी हैं और आपका बैंक अब रिकनसाइल्ड है प्रॉपर, तो फिर अब आप दूसरा अकाउंट जो आपका डुप्लीकेट बन चुका है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अब हम सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं। हमें ऑर्डर आया है जी शाह इलेक्ट्रिक से 10 HP लैपटॉप्स का। ठीक है, उन्होंने हमें फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी हमें 10 लैपटॉप्स चाहिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक दिखाता हूँ। यहाँ पे होम पेज पे एक ट्री बनी होती है, ठीक है, ये आपको ट्री शो हो रही होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप पहले उनको एक एस्टिमेटेड कोटेशन भेजेंगे। ठीक है जी, हमने शाह इलेक्ट्रिक से बात की, ने कहा ठीक है जी हमें ये चाहिए 10 लैपटॉप्स चाहिए HP के। अच्छा, आपने कहा ठीक है जी हम आपको उसकी कोटेशन भेजते हैं। आपने उनको कोटेशन भेजी, HP लैपटॉप लिखा, अब देखिए डिस्क्रिप्शन में जो आपने लिखा होगा वही एज इट इज आ जाएगा। क्वांटिटी लिखी, ये देखिए इसकी सेल प्राइस आपके पास आ रही 71,500। ठीक है, ये देखिए हमने यही इसकी सिलेक्ट की थी 71,500, ये उसकी लिख के आ गई। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार इनके साथ जरा ब्लफ खेलते हैं, इनको हम कहते हैं कि यार हम आपको ये 72,500 में देंगे लैपटॉप। ठीक है ना, ये देखिए मैंने आपकी इसकी प्राइस चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे चेंज कर दी। ठीक है, ये इसका एस्टिमेट नंबर है, ये ऑटोमेटिकली लगेगा। आपने जो चला रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल 101 से चलाना चाहते हैं 101 से चला लें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा, अगला 102 फिर 103 आता जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उनको कोटेशन भेज दी शाह इलेक्ट्रिक को कि भाई मैं आपको 10 लैपटॉप 72,500 के दूंगा। ठीक है, अच्छा, उन्होंने आपसे फिर इसमें निगोशिएट किया, उन्होंने क्वांटिटी कहा, सर 10 होगी ना? हाँ मैं एक मिनट देख लेता हूँ, मैं शायद क्वांटिटी लिखना रह गई है शायद, हाँ सॉरी, क्वांटिटी इसकी 10 होगी। ठीक हो गया, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये 72,500 का आ गया। अब आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये आपने इसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, आपने क्या उसकी नोटिंग करनी है। फिलहाल आप अगर आप करेंगे ना ऐड, ये देखें तो, खैर वो भी बता दूंगा उसमें क्या हुआ। अब ये देखें हमने इसकी क्रेडिट लिमिट 5 लाख रखी थी, तो हमें बता रहा है कि यार आप इसको 5 लाख से ऊपर का सामान दे रहे हो तो कंटिन्यू करना है। आप कहते हो हाँ यार अभी कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब मैं दोबारा जाके वो एस्टिमेट में देखता हूँ, तो वो जो कह रहा था ना चेंजेस करने वाली बात, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमने 1 से 10 की थी।
अब ये देखें, ये इसके अंदर उसने ये सारा एक नोट डाल दिया है कि पहले हमने एक पीस का दिया था, अब हमने उसको इंक्रीज कर दिया 10 नोट से। ये कि आपकी याद दहानी के लिए है, बेसिकली इसका कोई ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बस एक याद दहानी के लिए कि आपने एक रिवीजन की है उसके कोटेशन के अंदर। अच्छा, हमने उनको कोटेशन भेजी, उन्होंने कहा कि यार नहीं, आपकी प्राइस बहुत ज्यादा है, आप इसको 71,500 करें। आपने कहा अच्छा चलें ठीक है जी, हम इसको 71,500 कर देते हैं। आपने फिर वही दोबारा रिवर्स में आए, आप यहाँ से उसका दोबारा खोल सकते हैं। अगला ये देखिए, अगला मैं आपको दिखाता हूँ, ये 102 आ रहा है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहीं से खोल सकते हैं उसको। अगर आपके पास बहुत सारे कोटेशन हैं, अब आपको नहीं याद है आपने कौन सी दी थी, तो आप क्या करेंगे, आप कस्टमर्स में आएंगे, कस्टमर सेंटर में आएंगे और उस शाह इलेक्ट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। अब आप ये देखिए, उसकी आपकी उसकी सारी ट्रांजेक्शन यहाँ शो करेगा। ठीक है, उसके एस्टिमेट्स में सिर्फ देखने हैं तो आपके एस्टिमेट्स बता देगा, अगर आपने उसकी सेल्स ऑर्डर खोल के देखने हैं तो उसे वो सेल्स ऑर्डर बता देगा, अगर आप ऑल करेंगे तो वो सारी बता देगा। तो आप यहाँ से उसका शाह इलेक्ट्रिक का एस्टिमेट खोल के उसको रिवाइज कर सकते हैं। आपने कहा ठीक है जी, हमने उनके ब्लफ खेला था, नहीं चला हमारा, हम इसको 71,500 पे ही चलाएंगे। अच्छा, ओके कर दिया। अब आप सेव एंड क्लोज करेंगे, आपसे फिर पूछेगा कि मैं ये चेंजेस डाल दूं। आप ये आपने कहा हाँ जी डाल दो। ठीक है, अब आप उसको खोल के देखें तो आपके जो एस्टिमेट है ना, उस पर देखें आपको ये हिस्ट्री बता रहा है कि पहले आपने क्या किया, आपने पहले क्वांटिटी 1 से 10 चेंज की, तो उसने नोट एक डाल दिया कि यार ये आपने चेंज किया इसकी कोटेशन में। दूसरी चेंज आपने क्या किया, आपने प्राइस 72,500 से 71,500 पे आपकी चली गई। तो ये एक नोटिफिकेशन नोट्स इसलिए डाल देता है कि चले आपको याद हो कि आपने जो कोटेशन चेंज की है, रिवाइज की, वो क्यों की। ठीक है, ओके हो गया। आपने कहा जी हाँ, आपने दोबारा उसको रिवाइज करके एक कोटेशन भेज दी, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और आपको उन्होंने एक परचेज ऑर्डर भेज दिया ऑफिशियल। अब वो परचेज ऑर्डर उनकी तरफ से आया, उस परचेज ऑर्डर को अब आप अपने पास सेव करेंगे एज अ सेल्स ऑर्डर के नाम से। ठीक है, उनका वो परचेज ऑर्डर है और आपका वो सेल्स ऑर्डर है। अब आपका जो एक कॉन्ट्रैक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस वाली, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब आपने शाह इलेक्ट्रिक सेलेक्ट किया, बल्कि हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, इसको हम क्या करेंगे, हम इसी को ही एस्टिमेट को खोलेंगे और इसे हम कन्वर्ट करेंगे सेल्स ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, क्रिएट सेल ऑर्डर की ऑप्शन आ रही है टॉप पे, ये अटैच फाइल के साथ। ठीक है, ये हमने इसको सिलेक्ट किया, द एस्टिमेट हैज बीन कॉपी टू सेल ऑर्डर। अब वो उसका उसने इसका सेल ऑर्डर बना दिया। ये देखें, ये इसका सेल ऑर्डर बन गया और सेल ऑर्डर नंबर उसने 1 रख दिया। आप इसका कोई भी नंबर रखना चाहें, 101 रखना चाहिए, 1001 रखना चाहें, वो आपकी मर्जी है, फिर वो ऑनवर्ड ऐसे ही चलाएगा। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, हम ये फिलहाल ये जो डिलीट्स है ना, ये सारी ये चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें क्या प्राइसेस में चेंज की थी या क्या किया था। अब हमारा ये, और जो उनका परचेज ऑर्डर नंबर होगा वो हम यहाँ पे डाल देंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक हमें परचेज ऑर्डर नंबर कोई भी दिया है, वो हमने यहाँ पे इसका सेव कर दिया ताकि हमारे पास उसका एक रेफरेंस आ जाएगा। अब हमारा सेल ऑर्डर बुक हो गया, उनकी तरफ से परचेज ऑर्डर बुक किया। ठीक है, अब वो फिर आपको बता रहा है कि भाई आपने उसको 5 लाख की लिमिट दी है, ये पैसे 7.5 सवा 7 लाख पे चले गए हैं, तो आप लोग आपने क्या करना है ये, तो हम कहते हैं फिलहाल हाँ जी, हमने इनके साथ काम करना है। ओके हो गया। अब हमारे पास तो सेल ऑर्डर हमने दे दिया, अब हमें सामान भी तो खरीदना है। तो सामान खरीदने के लिए हम क्या करेंगे, हम परचेज ऑर्डर देंगे, हम कांटेक्ट करेंगे एसपी वालों से, कहेंगे भाई हमें सामान चाहिए, हम आपको परचेज ऑर्डर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनसे हमने कोटेशन मंगाई, वही उन्होंने हमारे साथ जो प्राइसेस सेलेक्ट की हुई थी, हमें वो उसी प्राइस पे हमें वो सामान दे रहे हैं। ठीक है, हमने वही उनको सेलेक्ट किया आइटम, हम एचपी वालों से एचपी का लैपटॉप मंगा रहे हैं। और कितने मंगा रहे हैं, हम कहते हैं यार 10 नहीं मंगाते, हम इनको 25 मंगा लेते हैं यार। ठीक है, बाद में और भी जरूरत पड़ेगी, तो बल्कि से 15 कर लेते, 25 बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 5 आपने इजाफी मंगा लिए। ठीक है, 55,000 हमारी कॉस्ट हमने जो सिलेक्ट डाली हुई है ऑटोमेटिकली आ गई। अगर इनकेस कोई चेंज होता है, वो 54 का दे देता है या 56 का कर देता है, तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और 8,25,000 का हमारा बिल बन गया। उसने हमें कहा जी कि 30 दिन के अंदर हमने पैसे देने थे जो हमने क्रेडिट रेटिंग सेट की थी। अच्छा, अब हमें इसको ओके किया, वेंडर का कोई मैसेज डालना हो, कोई मेमो डालना हो, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। पीओ नंबर हमारा भी यही चल रहा है, आपने कोई और नंबर सीरीज चलानी है तो आप चला सकते हैं, जैसे आप 20 से चला सकते हैं, 2001 से आपने चलानी हो कि या मैंने सीरीज से चलानी है तो आप भी चला सकते हैं। आपने कर दिया सेव एंड क्लोज। ठीक है, अब हमारा परचेज ऑर्डर जा चुका है एचपी को, और हमारा सेल ऑर्डर हमें मिल चुका हुआ है शाह इलेक्ट्रिक से। अब सामान हमें आना है। ठीक है, सामान आने के लिए क्या होगा, एक तो ये कि आप वेंडर, उन्होंने आपने ऑर्डर किया, अब अगले दिन वो उन्होंने सामान भेज दिया। तो एक तो होता है कि आप
अगर तो उन्होंने बिल के साथ सामान भेजा है तो आप रिसीव आइटम करेंगे और बिल बाद में ऐड करेंगे, और एक उन्होंने बिल के साथ सामान भेजा है तो आप रिसीव आइटम और एंटर बिल इकट्ठा करेंगे। उन्होंने हमें बिल भी भेज दिया, हमें सामान भी भेज दिया। वेंडर कौन सा है जी? आपका HP। अब ये देखें, जब आप HP सेलेक्ट करेंगे आपको बताएगा कि यार ये जो आप सामान आप अभी एंटर करने लगे हो ये किसी परचेज ऑर्डर से, इनका एक परचेज ऑर्डर है उसके साथ लिंक करना है, या ये उसके अलावा कोई और सामान है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने परचेज ऑर्डर के अलावा भी सामान, मुमकिन है अर्जेंटली भी कोई मंगा सकते हैं, ठीक है ना। एक डिस्ट्रीब्यूटर से आपके कई की चल रहे होंगे, तो आप कहते नहीं है भी जो हमने परचेज ऑर्डर किया था ये उससे रिलेटेड सामान है, आप इसको उसके साथ सिलेक्ट कर लोगे। ये 2001 हमने सेलेक्ट किया था, ये आ गया। तो जब आपने इसको सिलेक्ट किया ना तो उसकी फौरन चीजें खुल के आ गई, उसका आइटम भी खुल के आ गया, वो प्राइस भी खुल के आ गई, क्वांटिटी भी खुल के आ गई। उसके बाद अपने रेफरेंस नंबर पे फॉर एग्जाम्पल उसका बिल का नंबर जो उसकी इनवाइस नंबर है आपने वो डाल ली, ठीक है। ये सामान हमें आया 2 तारीख को, 1 तारीख को हमने ऑर्डर किया था, 2 तारीख को हमें सामान आ गया, ठीक है। अब अच्छा, इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमारा अभी तक फाइनेंशियली कोई उस पर इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो वही हम 20,000 नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बैलेंस शीट में देखें तो हमारी इन्वेंट्री जीरो है, हमारे कोई इन्वेंट्री में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हमारे फिक्स एसेट्स हैं 35,000 के, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे बैंक के पैसे हैं, ये हमारी लाइबिलिटीज है और हमारा कैपिटल है। अभी तक हमारा कोई फाइनेंशियली कोई इफेक्ट नहीं आया है, ठीक है। अब जब मैं ये इनवाइस ओके कर दूंगा, सेव एंड क्लोज करूंगा, तो अब आप देखिएगा कि हमारे पास इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। कैसे आएगा अब आप ये देखें, बैलेंस शीट में मैं जाता हूँ। तो आप ये देखिए इन्वेंट्री एसेट आ गया 8,25,000 का, ठीक है। और उसकी वजह से हमारा पेएबल भी क्रिएट हो गया, कितने का? 8,25,000 का। ये देखें, ये इफेक्ट आपको मैंने दिखाना था। हमारी इन्वेंट्री भी आ गई और हमारा वो भी आ गया। अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको खोल के उसका वो दिखाएगा सारा डिटेल्स, ठीक है। कहाँ कहाँ से इन्वेंट्री आ रही है, अभी फिलहाल एक ही बिल है तो हमें एक ही इन्वेंट्री आ रही है, ठीक है। अब जब इन्वेंट्री हमने रिसीव कर ली, अब इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा है और हमें अब कस्टमर वेंडर को इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें सामान आया तो अब हमने क्या करना है, हमने इनवाइस क्रिएट करनी, हमने सामान शाह इलेक्ट्रिक को भेजना है और साथ ही उनसे इनवाइस भी भेज देनी है। हमने क्या किया, कस्टमर में आए, क्रिएट इनवाइस कर ले, या आप यहां से भी क्रिएट इनवाइस कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर और क्रिएट इनवाइस, कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट की है। अब आप यहाँ पे शाह इलेक्ट्रिक सेलेक्ट करेंगे तो आपको कहेगा कि यार इनका एक सेल ऑर्डर आपके पास पहले से लिंक्ड है, क्या आपने उस सेल ऑर्डर के अगेंस्ट सामान बेच रहे हैं, धीरे बेच रहे हैं, या आप कोई और बेच रहे हैं, ठीक है। तो एस्टिमेट वाले का आपने कोई एस्टिमेट ऐसा है जो आपने उसको डायरेक्ट उस एस्टिमेट से आप सामान बेच रहे हैं, या आप सेल ऑर्डर से सामान बेच रहे हैं, या आपने विदाउट सेल ऑर्डर या विदाउट एस्टिमेट कोई बनाया और आप एट द स्पॉट ही सामान बेच रहे हैं। हम कहेंगे नहीं, हमने क्योंकि एक सेल ऑर्डर क्रिएट किया था, हम उसी सेल ऑर्डर की मद में इनको सामान बेच रहे हैं। वो कहेगा ओके, पूछेगा आपके पास क्या ये वाला सेल ऑर्डर है, तो हम कहेंगे हाँ जी यही वाला सेल ऑर्डर है हमारा, ठीक है। फिर वो कहेगा कि मैं सारे आइटम्स जो सेल ऑर्डर में थे वो मैं इकट्ठे सारे डाल दूं, या आपको सिलेक्टेड आइटम्स बेच रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है कि आप उसने आपको सेल ऑर्डर दिया है, उसने आपको HP का भी दिया है, लेनोवो का भी दिया है, उसका भी दिया है, लेकिन आपके पास अभी सामान ही HP का आया है, तो आप HP का ही देना चाह रहे हो, तो आप फिर ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। उसमें क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। वो आपको दिखाएगा कि ये HP के लैपटॉप है, आप 10 के 10 भेज रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं अभी 10 नहीं, मैं अभी 5 भेज रहा हूँ इनको। सेल ऑर्डर 10 का आया हुआ, मैं अभी 5 बेच रहा हूँ, मैं सारे नहीं बेच रहा इसको भी, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चेंजेस भी कर सकते हो। और अगर आप वो पहले ऑप्शन सेलेक्ट करते तो उसने एज इट इज जो हमने सेल ऑर्डर क्रिएट किया था उसी की ही इनवाइस बनानी थी, लेकिन हम उसको बाद में भी चेंज कर सकते थे। ओके हो गया। ये देखें, यहाँ पे हम दोबारा भी इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये बता रहा है कि ऑर्डर के 10 पीस थे। अब ये जो हाईलाइट है ना, ये बेसिकली इनवाइस के अंदर शो नहीं होगा, और हमने 5 फिलहाल इनवाइस कर रहे हैं और 5 हमने अभी उसको देने हैं, ठीक है। ये उसका सेल ऑर्डर नंबर कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये इसका PO नंबर भी बता रहा है कि ये इसका किस सेल ऑर्डर के नंबर और किस PO के नंबर हम उसको सामान दे रहे हैं। अच्छा, प्राइस हमारी 71,500 ही है, ठीक है। हम इसको कहते हैं ओके। यहाँ पे अगर आप कोई ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं कि यार मैं अपना NTN नंबर यहाँ डाल देता हूँ, ताकि कल को जब वो हमें पेमेंट करे तो हमें उस कोई विद होल्डिंग टैक्स काटनी हो तो हमें दे दे, तो आप ये NTN नंबर आप डालना चाहो डाल सकते हो। या आप क्या करोगे, आप कहते हो कि यार मैं अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ डालना चाहता हूँ, तो आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ डाल दो,
ठीक है, वो इनवॉइस में प्रिंट होके आ जाएगी, ताकि कल को जब उसने आपको पेमेंट करनी हो तो इनवॉइस में ही आपको वो शो कर रहा होगा कि आपकी ये बैंक अकाउंट है, और डायरेक्ट आपको बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफर करेगा या आपको चेक देगा, जैसे भी उसका तरीकाकार है पेमेंट का। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको कुछ नहीं सिलेक्ट करते, चलें ये सिलेक्ट कर देते, सेव एंड क्लोज करेंगे। कामरान भाई जरा थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं आपको भी क्वेश्चन सुनता हूँ। अब हम जाते हैं रिपोर्ट में, और अब हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टैंडर्ड में। अब आप ये देखें, ये हमने 5 लैपटॉप सेल किए, तो हमारी अब इनकम आ गई 5 लैपटॉप। ठीक है, ये शाह इलेक्ट्रिक को हमने 5 लैपटॉप सेल किए, अब हमारा इसने इनकम को रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है, हमें अभी पैसे मिले नहीं है, लेकिन उसने इनकम को रिकग्नाइज कर लिया, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं। इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल, देखें एचपी लैपटॉप है तो एचपी परचेज पे कॉस्ट ऑफ सेल दिखा रहा है, जब हम डेल की करेंगे तो डेल की दिखाएगा। और अगर आप ये टॉप पे लिखें कोलैप्स लिखा है, आप कोलैप्स कर देंगे तो अब ये देखें, अब वो बता रहा है कि सिर्फ सेल है। किसकी सेल है आप खोल के देख सकते हैं, किस किस की सेल है। कॉस्ट ऑफ सेल में आपको सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल बता रहा है, किस किस की कॉस्ट आ रही है, तो आप यहाँ पे इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। एक्सपेंसेस आपने एक्सपेंड करने, आप सारे एक्सपेंसेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब अकाउंट्स बनाने का बेसिकली रीजन ये होती है कि एक आपको क्विक व्यू मिल जाए कि टोटल व्यू, कि अच्छा जी मैंने सिर्फ सेल से मतलब है, ये नहीं मतलब कि किसकी सेल हुई है। कॉस्ट ऑफ सेल से मतलब है, ये नहीं मतलब कि किसकी कॉस्ट आई है। और एक्सपेंसेस का टोटल का मतलब है, से मतलब है मुझे ये नहीं देखना भी क्या क्या एक्सपेंस हुए हैं। और मुझे एक छोटा सा व्यू के सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट और माइनस एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट की हमें एक फिगर आ जाए, तो वही ऑप्शन है। और आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको हर कैटेगरी वाइज भी आपको बताएगा कि एचपी कितनी सेल हुई, डेल की इतनी सेल हुई, एचपी कितनी कॉस्ट थी, डेल की इतनी कॉस्ट थी, और इसी तरह ये एक्सपेंसेस हमारे हुए, और फिर हमारा प्रॉफिट में पहुंचे। इसका इफेक्ट हम इसमें भी देख लेते हैं बैलेंस शीट पे। अब आप देखें, पहले बैलेंस शीट में हमारा -20,000 का एक आ रहा था। अब आप ये देखें, एक तो हमारा रिसीवेबल 375 से बढ़ गया, और दूसरा हमारा इनकम अकाउंट। ठीक है, जो इनकम प्रॉफिट लॉस से हमारी जो फिगर आ रही है, ये देखें, ये 62,500, ये देखें, ये मैं आपको दिखाऊं, ये पिछली हमारी 62,500 प्रॉफिट पे आ रहे थे ना, ये वही सेम अमाउंट फिगर हमारी यहाँ पे भी आ रही। ठीक है, अच्छा, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं रिसीव पेमेंट के मुतालिक। ठीक है, पहले रिसीव करेंगे पेमेंट, फिर हम पेमेंट पे करेंगे। अब रिसीव पेमेंट करने के लिए आप जाते हैं, आप उसको आपको कहते हैं कि भाई, वो कहता है भाई मुझे आपने 5 भेजे हैं, 10 मैंने मंगे थे तो आपने भी 5 भेजे। तो आप कहते हैं भाई अभी क्योंकि हम लोगों ने जरा नाम लेना शुरू किया है, तो अभी ऐसा करें कि आप हमें 5 की पेमेंट करें, और हम आपको 5 और भेज देते हैं। वो कहता है चलो भाई ठीक है भाई, ये लो पहले तुम पैसे पकड़ो और मुझे 5 और भेजो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप कस्टमर में आए, कस्टमर में ऑप्शन आती है रिसीव पेमेंट की। ठीक है, या यहाँ पे भी ऑप्शन आती है रिसीव पेमेंट की, ये रही। ठीक है, तो आपने जहां से भी इजी हो आप उसको चल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट आएगा, आपको भी दिखा देता हूँ। ये दिखे ना आप वेट दिस पेमेंट को, ये आपको मैं दिखाऊंगा भी कहाँ उसका इशू क्या आएगा। आपने कहा जी मैंने पेमेंट रिसीव करनी किससे, शाह इलेक्ट्रिक से। अच्छा, कितनी रिसीव करनी है, उसने क्या किया, उसने वो भी चलाक आदमी था, उसने कहा मैं भी पैसे कम भेजूंगा, उसने 3 लाख का आपको चेक भेज दिया। ठीक है, रेफरेंस नंबर के ऊपर आप उसका चेक का नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा, आपने 3 लाख का चेक लिखा, अब उस 3 लाख में से ये 3 लाख इधर रिसीव हो रहे हैं, सॉरी 30,000 लिखा है आगे, 3 लाख, 3 लाख रिसीव हो रहे हैं, और बैलेंस 75,500 आ रहा है। ठीक है, एक तो वो पूछेगा कि क्या ये राइट ऑफ करनी है या अंडर पेमेंट रखनी है, हम फिलहाल इसको अंडर पेमेंट रखेंगे। एक मैं आपको राइट ऑफ का भी दिखा दूंगा कि फॉर एग्जांपल जैसे बैड डेट हो जाती है, कि भाई वो कहता है भाई मेरे पास तो इतने ही है, लेने तो लो नहीं तो नाक माफ करो, तो वो भी एक जो सर्कमस्टांसेस हमारे एक कारोबार में चलते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बाकी पेमेंट को हम राइट ऑफ कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वेट दर से पेमेंट गो, ये हमने क्या किया, उस समय चेक दिया मिजान बैंक का, और हमने कहा यार ये मिजान बैंक का चेक है, इसको मिजान बैंक नहीं जमा करो ताकि फौरी की फौरी पैसे आए, वरना क्लियरिंग में 2 दिन जाया हो जाएंगे। तो अब क्या करेगा ये, बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये एक चेकिंग अकाउंट का एक हेड बना देता है, मैं आपको दिखाता हूँ, और अनडिपॉजिटेड फंड्स के नाम से ना ये यहाँ पे डाले जाता है सारा पैसे। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमने भाई इसमें पैसे नहीं डालने, हमें चाहिए पैसे अपनी जगह पे। तो उसके लिए फिर हम एक सेटिंग में जाएंगे, एडिट प्रेफरेंसेस। ठीक है, और यहाँ पे आपकी आती है पेमेंट्स की ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट्स के ऑप्शन में आए, यहाँ पे आप गएंगे आगे कंपनी प्रेफरेंसेस में। ठीक है,
अब यही वहाँ पे जो है ना, यूज्ड डिपॉजिटेड फंड एज डिवॉल्व, इसको अनचेक करना है। उस पहली बारी में इन्वेंट्री को चेक करना था और इधर इसको अनचेक करना है। आप इसे ओके करेंगे तो वो कहेगा जी अच्छा मैंने सारी खोल दूंगा। वो ट्रांजेक्शन अभी क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं की तो उसका पूछ रहा है, फिलहाल हम इसको नो कर देते हैं। अब दोबारा जाते हैं कस्टमर में, रिसीव पेमेंट में। अब आप ये देखें, आपको शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें मैदान बैंक का चेक आया था, हमें मैदान बैंक में डिपॉजिट करना है। शाह इलेक्ट्रिक, तो उसने 3 लाख दिए, ठीक है। ये चेक का नंबर डाला और आपने इसको इस साथ कनेक्ट कर दिया। 57,500 अभी बैलेंस पेमेंट बाकी है उसकी तरफ से, ठीक है। और मेमो में अगर आपने लिखना है कि कुछ पीछे से, फॉर एग्जांपल मिजान बैंक का चेक था और डेट उसकी थी वो भी 1 तारीख थी, जो भी आपने रेफरेंस डालना हो आप डाल सकते हैं, ताकि कल को अगर आपको कंफ्यूजन हो, कोई डिटेल्स चाहिए हो तो आप ढूंढ सकते हैं। ये आपको चेक की फॉर्म में पेमेंट आई तो आपने चेक क्लिक कर दिया। सेव एंड क्लोज करते हैं। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में तो इसका इफेक्ट नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस तो सेम रहेगा। ये देखिए, अब आपका मिजान बैंक 5 लाख हो गया 2 लाख से, और आपका जो रिसीवेबल है वो 57,500 रह गया, ठीक है। पहले ये 3 लाख 57,500 था, अब ये 57,500 रह गया, और जो 3 लाख है आपका इधर आ गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने कहा कि यार पैसे आए हैं तो साथ ही साथ पैसे बंदे को पेमेंट भी कर दो। मैं आपको, अच्छा अगर ये आप किसी ने होम पेज खोलना हो तो कंपनी में आके होम पेज खोलेंगे तो ये ट्री डायग्राम आ जाती है। आप कहते हो यार साथ ही साथ बंदे को पेमेंट आई है, पेमेंट ट्रांसफर भी कर दो। क्या किया आपने, आपने वेंडर में गए और पे बिल्स में गए, ठीक है। पे बिल्स में आपने किसका बिल पे करना है, आपने फिल्टर में लिखा, आपने कहा यार मैंने एचपी का बिल पे करना है, तो एचपी का ये बिल खुल के आ जाएगा। आप कहते हो यार अभी 3 लाख आए हैं तो 3 लाख दे देते हैं इसको। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो ये टोटल पेमेंट आएगी। आप इसको कहते हो जी 3 लाख आए, साथ ही वापस भी कर दो यार, ताकि हमारी लायबिलिटी भी कम हो, ठीक है। अगर आपने बिल खोल के देखना है तो आप ये गो टू बिल के अकाउंट में जाएंगे तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रही है तो आप यहाँ से डिस्काउंट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसने अगर आपको कोई डिस्काउंट दिया जल्दी पेमेंट करने पे, तो वो आप यहाँ पे सेट डिस्काउंट में आके और उसका हेड बनाएंगे फॉरन के, आपने किस डिस्काउंट में, जाहिर सी बात है वो कॉस्ट ऑफ सेल के हेड में बनेगा क्योंकि आपकी कॉस्ट कम हुई है, ठीक है। वैसे अगर आप चाहें तो उसको अदर इनकम में भी बना सकते हैं डिस्काउंट के अंदर, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन फिलहाल अभी हम इसमें नहीं चाह रहे, ठीक है। बैंक आपने अब कहाँ से पेमेंट कर रहे हैं, आपने कहा यार मैदान में पैसे आए थे, मैदान में सही वापस कर दो यार, ठीक है। चेक का नंबर आपने डालना है तो आप इसको कर देंगे, किधर क्या, असाइन चेक नंबर, ठीक है। मेथड आपका चेक है, आपने डेट आपने डाली 2 तारीख, ठीक है। अब आप करेंगे पे सिलेक्टेड बिल्स, तो ये देखिए चेक का नंबर आपसे पूछेगा, आपने चेक का नंबर जो आप चेक बुक से चेक दे रहे हैं वो आपने टैब नंबर डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है। ओके कर दे। चेक का नंबर डालने का फायदा क्या होता है कि आपको कल से जब आप रिकंसाइल कर रहे होते हैं तो आपको पता लग रहा होता है कि यार ये चेक बुक से मेरा ये चेक फलानी कंपनी को गया, ये चेक फलानी कंपनी को गया। अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में ऑब्वियसली नो इफेक्ट, क्यों, क्योंकि इनकम जो आनी थी वो आ गई, जो एक्सपेंस हमने बुक करना था बुक कर लिया, तो हम 62,500 की इनकम पे ही प्रॉफिट पे हैं, ठीक है। हमारा इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर, जब हम किसी एक वेंडर की पेमेंट करते हैं या किसी कस्टमर से पेमेंट रिसीव करते हैं। अब आप ये देखिए 2 लाख रह गया हमारा, बैंक 5 लाख से वापस 2 लाख पे आ गया, और हमारा जो लाइबिलिटी थी वो 8,25 से 5,25 पे आ गई। तो ये हमारा इफेक्ट आया है। तो अभी जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं उसमें हमने क्या क्या किया, हमने एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट को हमने कन्वर्ट किया सेल ऑर्डर में। ये हमने एस्टिमेट बनाया, एस्टिमेट को हमने कन्वर्ट किया सेल ऑर्डर में, सेल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको कन्वर्ट किया इनवॉइस में, ठीक है। ये आपका सेल ऑर्डर बना था, ये आपका सेल ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसको कन्वर्ट किया इनवॉइस में, ये देखें ये आप, ये इनवॉइस आ गई, ठीक है। और फिर उसी तरह हमने पेमेंट रिसीव की, और फिर पेमेंट रिसीव करने के बाद हमने जो पेमेंट है वो वेंडर को की, और उसका पहले सबसे पहले हमने उसको परचेज ऑर्डर नंबर भेजा।
अपना परचेज ऑर्डर भेजा, उसका सेल ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद हमने उससे इन्वेंट्री रिसीव की, इन्वेंट्री रिसीव करने के बाद हमने सामान शाह को दिया, और फिर उसके बाद हमने वो पेमेंट जो हमने रिसीव की थी उसको पे कर दी। अब हम देखते हैं इसका एक और इफेक्ट आइटम्स में भी। जो हमारे पास एचपी के लैपटॉप थे, हमने 15 लैपटॉप मंगाए थे ना। अब ये देखें, आपको यहाँ पे भी बता रहा है कि एचपी के लैपटॉप है अभी हमारे पास कितने, 15 मंगाए थे, 10 रह गए, जिसमें से 5 हमारे सेल ऑर्डर के लिए भी बुक हैं। ठीक है, तो हमारे पास पीछे कितने बचेंगे, 5 रह जाएंगे। अगर आप इसकी डिटेल्स चेक करनी है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, क्विक रिपोर्ट में आ सकते हैं, या कंट्रोल क्यू इसकी शॉर्ट की। अब ये देखें, ये आपको बताएगा पूरी हिस्ट्री कि आपने ये 15 परचेज किए, 5 आपने बेच दिए, और सेल ऑर्डर में भी आपके 5 मजीद बेचने वाले हैं। ठीक है, और परचेज ऑर्डर आपने अभी मजीद कोई नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो ये अगर आपने कोई परचेज मतलब कि कोई इन ट्रांजिट है परचेज ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होता है कि यार आपने अगला ऑर्डर उनको दिया हुआ है। तो आप अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन भी यहाँ से सारी नोट कर सकते हैं। एक आखिरी चीज भी आपको दिखा दूं कि रिपोर्ट्स में आप आएंगे तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री है। ठीक है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन समरी, यहाँ पे आपको ये क्लोजिंग स्टॉक वगैरह सारा बता रहा होता है कि आप जब मंथ एंड पे या ईयर एंड पे जब क्लोजिंग स्टॉक्स निकाल रहे होते हैं, तो आपको सारे बता रहा होता है कि आपके पास इस टाइम ये इतने पीस पड़े हुए हैं, एवरेज कॉस्ट उसकी इतनी है, उसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, और ये आपकी टोटल स्टॉक की वैल्यू है। ये देखिए, और इसका इफेक्ट हम बैलेंस शीट में भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। बैलेंस शीट में आप आइए, ये आप देखें इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ये देखें 5,50,000 की इन्वेंट्री आपकी रहेगी। हमने कितने की खरीदी थी, हमने 825 की खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ सेल में 275 माइनस हो गए। ठीक है, और अब आपके 550 की रह गई। तो अब सवाल अगर कोई साहब पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ लें, तो मैं आपको साथ साथ गाइड कर देता हूँ। जी सर। सर ये सबसे पहला सवाल तो ये है ना कि ये जैसे आप ये तो गुड्स की हम बात करें ना, अगर हमारा जी। सर्विसेज का वो हो इदारा हो तो हम्म। वहां पर टर्म्स चेंज हो जाएगी ना। टर्म्स किसकी चेंज हो जाएंगी? जैसे परचेज ऑर्डर की बात करें या उसकी बात करें ना, ये हाँ, जो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको, मैं भी साथ साथ करके दिखा देता हूँ। ये देखें, अच्छा, ये हमारा, ये मैं किधर आ गया, कंपनी, ये देखें। अच्छा, चलें उसी सिनेरियो को आगे बढ़ाते हैं। उसने हमें कहा कि शाह इलेक्ट्रिक ने हमें दोबारा एक ऑर्डर दिया, उसने कहा यार आपने लैपटॉप भेजे हैं लेकिन ये तो सारे कोरे हैं, इनमें विंडोज़ ही नहीं हुई हुई, तो हमें भाई विंडोज़ भी कर दो। उसने कहा ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, हम आपको विंडोज़ भी कर देते हैं। हमें लैपटॉप हमारा लड़का आएगा, आपको विंडोज़ करके आपको दे देगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको सर्विस चार्ज करनी है। ये आइटम आपने, जो हमने एक सर्विस का आइटम विंडोज सॉल्यूशन का बनाया था, ये हमने वो चार्ज किया, कॉस्ट हमने चार्ज किया। हमने कहा कोई 5 लैपटॉप है, 5 लैपटॉप के 500 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये हम आपसे लेंगे। ठीक है, ये हमने उसको एक कोटेशन भेजी। मैं ये साथ इसलिए चला रहा हूँ ताकि जो आपका सीक्वेंस है ना वो सीधा रहे। आपने इसको देखिए, एस्टिमेट नंबर खुद ही 102 हो गया। ठीक है, ये हमने बात कर रहे हैं 2 तारीख। सेव एंड क्लोज किया, उसने उसको कहा हाँ जी ठीक है, ओके हो गया, आप इसको कंफर्म कर दें हमारी तरफ से परचेज, और उनकी तरफ से परचेज ऑर्डर आ गया, जो कि आपका सेल ऑर्डर बनेगा। आप फिर कस्टमर सेंटर में गए, अब आपने पता नहीं कितने परचेज ऑर्डर क्रिएट, सेल ऑर्डर क्रिएट किए हुए हैं, कितने एस्टिमेट क्रिएट किए हुए हैं, तो आपको नहीं पता, तो आप गए शाह इलेक्ट्रिक में। यहाँ पे आप गए और आपने एस्टिमेट्स खोले, आपको बोले अच्छा यार ये वाला था मेरा एस्टिमेट 102 नंबर। ठीक है, इसको आपने क्रिएट किया सेल ऑर्डर में, ओके हो गया। अब वो उसको सारा चेंज कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए यूनिट ऑफ मेजर इसमें कोई नहीं आ रहा, आपकी ये खुद ही 1002 हो गई। आपने इसको सेव किया। अब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स है कि आपका जो उधर से ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो चुकी है, अब उधर से परचेज ऑर्डर आ गया, इधर से आपका सेल ऑर्डर आ गया, आपने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखें, आप इसके सेल ऑर्डर में आएंगे तो आपको ये सेल ऑर्डर में आपको शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर आपने भेजा लड़का, लड़का गया उसने विंडोज इंस्टॉल की, और साथ ही उसने कहा जी भाईजान इनको बिल भेज दो। ठीक है, आपने कहा ओके हो गया। आप अब फिर गए कस्टमर में, क्रिएट इनवाइस, आपने शाह इलेक्ट्रिक सेलेक्ट किया, तो आपको फौरन बताएगा कि एस्टिमेट से बनाने हैं, सेल ऑर्डर से बनाना है, या कोई न्यू इनवाइस बनानी है। आपने कहा यार मैंने एस्टिमेट उसका सेल ऑर्डर बनाया हुआ है, मैं उसी को आगे कंटिन्यू करूंगा। ये देखें, एक वो आपको पिछला दिखा रहा है कि जो उसके हमने 5 लैपटॉप भेजे थे, 5 नहीं भेजे थे, तो वो आपको वही शो कर रहा है, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो नहीं करेगा। आपने दूसरा वाला सेलेक्ट किया,
आपने ओके किया, आपने अगर तो वो आइटम वाइज होता तो हम सेलेक्ट करते, अभी एक ही चीज़ है तो हमने इसको ओके किया। अब ये देखेंगे सारी चीज़ें आ गई, उनका पीओ नंबर आपने नहीं डाला बाद में तो आप अभी डाल सकते हैं, ठीक है। ओके कर दिया और अब आपने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया। अब आप इसका इफेक्ट देख लें, रिपोर्ट्स में इसका इफेक्ट आएगा एक प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। अब आपकी ये देखें, ये सर्विस इनकम आ गई, मर्चेंटाइज सेल में आपका ये सेल है और सर्विस इनकम में आपका ये 2500 है। अब आपकी टोटल इनकम 360 हो चुकी है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि जाहिर बात है उसकी कोई कॉस्ट नहीं है तो इसलिए वो उसमें नहीं आएगा। अगर उसकी होती कॉस्ट तो आप उसका भी हेड बना सकते थे, ठीक है। उसके बाद इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ये देखिए बैलेंस शीट में आए, अब आप फिर देख लें आपकी, एक तो आपका रिसीवेबल जो है वो फिर बढ़ गया, 57,500 से 60,000 पे चला गया। और दूसरा आपका जो इनकम नेट इनकम है वो भी देखें आपकी 65,000 पे आ गई। और आपका इस टाइम जो प्रॉफिट बैलेंस शीट है वो 70,90,000 पे पहुंच चुकी है। तो होप कि आपको ये, सर ये बैकडेट पे काम करता है अगर कोई एंट्री हमने हाँ नहीं जी, डाली? बैक डेट पे भी सेकंड ये करता है है, कि जीएसटी का करता ऑप्शन है। नहीं है इसमें, जीएसटी का? जीएसटी का मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगा, अभी फिलहाल जो है ना टाइम शॉर्ट है, तो कल मैं आपको ये जीएसटी भी ऐड करके दिखाऊंगा कि जीएसटी अगर हमने चार्ज करना है, हर हमने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कर ली है और अब हम जीएसटी चार्ज करना शुरू कर रहे हैं, तो हमने उसको किस तरह बुक करना है, हमने एफबीआर को पेमेंट कैसे करनी है, और आगे अगर हम कोई परचेजेस कर रहे हैं तो हमें जो उसका इनपुट टैक्स है वो हमें कैसे लेना है और उसकी हमें एडजस्टमेंट कैसे डालनी है, कि हमें इनपुट और आउटपुट का कैसे आपस में माइनस करना है, और उसके बाद फिर हमें जो बैलेंस पेमेंट है वो किस तरह एफबीआर को करनी है, तो वो भी आपको मैं सारा कल इंशाल्लाह दिखाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल हमारा यूएसए का कोई अकाउंट है बाहर का, तो जी जी, उसकी हम ट्रांजैक्शन इसमें इंपोर्ट करवा रहे हैं बट वो पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करनी है, तो उसमें कोई मतलब कोई सेटिंग होती है उसकी, कोई ऑप्शन है जहाँ हम डायरेक्ट कन्वर्टर लगा लें और उसको जो चेंज कर लें? इसमें ऑप्शन एक होती है मल्टीपल करेंसी करने की, लेकिन मैंने यूज की नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रेफरेंसेस में आप जाएंगे ना तो वहां पे मल्टीपल करेंसी और यूज करने के ऑप्शन आपको दे रहा होता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो रेट है वही एक स्टेबल नहीं होता, तो उसमें ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैंने क्योंकि किया नहीं है तो इसलिए मैं भी इसका आपको प्रॉपर आंसर तो नहीं सकता, लेकिन इसमें ऑप्शन है, मल्टीपल करेंसी की ऑप्शन है, मैं देखता हूँ। और आप लोग ना काइंडली जरा रेज हैंड रेज करके कीजिएगा, ताकि ना वो फिर बारी बारी अच्छा नहीं लगता कि कोई रेज हैंड करके बैठा हुआ वेट कर रहा है, तो अगला जो है वो जी सर, क्वेश्चन सॉरी पहले सर। कर लेना तो वो फिर अच्छा अगले के साथ जाती है, क्योंकि बारी तो इंशाल्लाह मैं सबको दूंगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये एडिट में आए, प्रेफरेंसेस में आए, यहाँ पे आपके देखें करेंसी की ऑप्शन दे रहा होगा, मल्टीपल करेंसीज की, एक सेकेंड। जी सर, ये ऊपर है जॉब्स के नीचे, जॉब्स इन्वेंटरी के नीचे। हाँ ये, हाइलाइट्स। जी जी बिल्कुल, थैंक यू। ये देखें यहाँ पे, अगर आप मल्टीपल करेंसी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको बताएगा कि फिर आप उसको टर्न ऑफ नहीं कर सकते बाद में, ठीक है। और इसमें और बहुत सारे इश्यूज है, तो ये अगर आपने करना है तो पहले आप टेस्ट बेसिस पे कोई अकाउंट बना मतलब कोई एक नया कंपनी बना के उसके ऊपर पहले ट्रायल वर्जन पे उसमें टेस्ट कर लें, फिर उसके बाद इस ऑप्शन को जो है वो ऑन कीजिएगा, यस सर। ठीक है। अच्छा, शफी साहब। जी सलाम सर, मेरा वालेकुम सवाल सलाम। आपसे था, ये यूएस से जो क्विक बुक्स अकाउंटेंट का अकाउंट होता है उससे रिलेटेड हम्म, मैंने आपसे क्वेरी भी पूछी थी उसमें जी ग्रुप जी, वो में। ग्रुप में आपसे बात चल रही थी मेरी, बिल्कुल। हाँ भाई, उसमें ऐसा है कि यार देखो जब आप बनाते हो ना, मैंने तो आपको दिया ग्लोबल वाला, आप उसमें फिर यूएस हम्म, का यूएस अकाउंटेंट वाला जो है उसका एक वहां पे बना लें अकाउंट। हम्म, तो उसमें ठीक है। फिर ये होगा कि आपको फिर वो यूएस के क्लाइंट्स से रिलेटेड आपको इशू नहीं होगा, फिर आप यूएस का अलग बना लें, यूके का अलग बना लें, क्योंकि जो अच्छा नहीं। सर्टिफिकेशन देगा वो तो आपको हम्म, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देगा ना। अगर आप यूएस की सर्टिफिकेशन लेंगे तो आपको यूएस की देगा, आपको यूके की सर्टिफिकेशंस लेंगे तो यूके की देगा, क्योंकि सारी बात है दोनों के टैक्स लॉस वगैरह डिफरेंट है। यूएस में गैप का कॉन्सेप्ट चलता है,
तो यूके में IFRS वगैरह चलते हैं, तो ये भी आपको वहाँ पे फिर उसमें आसानी रहेगी। अच्छा सर, मेरा सवाल ना उस वक्त भी ये था कि जो सपोर्ट होता है ना, क्विक बुक्स का अपना सपोर्ट होता है, जी उसमें जी कैसे हेल्प, क्योंकि ग्लोबल से तो आप कनेक्ट हो सकते हैं ना, जो सपोर्ट है क्विक बुक्स का, ठीक है ठीक है। जो यूएस बेस्ड होगी उसमें हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के, ये मेरा सवाल था उस वक्त कि मुझे आपने अगर ट्राई आपने ट्राई किया यूएस मैंने यूएस बिल्कुल, वाला बनाने का अकाउंट? जी मैंने देखिए अकाउंट तो बन गया था सर, मुझे अकाउंट बनाने में इशू नहीं आ रहा था, बट मैं ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ ना, तो फिर मेरी सपोर्ट टीम से कैसे वो बात होगी, क्योंकि वो तो सिर्फ यूएस बेस्ड जो लोग होते हैं उनको ही एंटरटेन करते हैं, तो मैं नहीं, मैं ऐसा उसमें थोड़ा मेरा सा ख्याल है ऐसा कंफ्यूज हूँ। नहीं है। वो आप उनकी सपोर्ट से बात करेंगे अगर आपने यूएस, क्योंकि देखिए इसमें तो ग्लोबल वर्जन भी है, यूएस वर्जन भी है, यूके वर्जन भी है। तो जब आप यूएस वर्जन पे एक बार अकाउंट बना रहे हैं तो उनकी सपोर्ट टीम तो फिर यूएस वाली आपको मिलेगी ना, वो आपको फिर गाइड तो करेगी। अच्छा, उनकी तरफ से सर कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिली थी, वो कह रहे थे कि हमारा ग्लोबल होना चाहिए, फिर मैंने ग्लोबल से राब्ता करा था तो उन्होंने भी यही हम्म कहा कि यूएस यूएस से देखेगा अगर आपका यूएस से बेस्ड है, बट हम्म। क्योंकि हम पाकिस्तान में, तो हमारा सपोर्ट से राब्ता कैसे होगा, मुझे बस सिर्फ एक ये कंफ्यूजन जो है ना मैं ये। जी फिर इसमें थोड़ा सा टाइम दे, मैं फिर किसी टाइम इसको निकाल के ना तसल्ली से चेक करूंगा, कॉल करके ठीक है। उनसे बात करके, क्योंकि मैं अभी, क्योंकि मेरा कभी यूज पाला नहीं पड़ा हुई इन चीज़ों से कि उनको कांटेक्ट करना पड़ा हो, तो मैं देखता हूँ, मैं अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं करके ना ट्राई करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसका हो सकेगा। चलिए, थैंक यू सो मच ठीक सर, है, थैंक आपका यू सो नंबर मच। मेरे अच्छा पास है, सर, आप मुझे बस रिमाइंड करा जी दीजिएगा वीकेंड के बिल्कुल ऊपर, सर, तो मैं इसको ट्राई करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल था कि क्या हम कोर्स में ये डेटा माइग्रेशन जो होती है वो हम थोड़ा बहुत कवर कर पाएंगे? नहीं, इस कोर्स पे जैसे, मुश्किल हो जाएगा, इस कोर्स पे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आज हमारी मेरे ख्याल है तीसरी क्लास है, और हमारे पास जी अभी दो क्लासेस और हैं, और उसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर करने हैं। आज भी मेरी इसलिए थोड़ा सा मेरी स्पेस तेज थी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लूँ, तो ताकि हम लोग जो है वो जो मेजर चीज़ें हैं, जो हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं ना, वो हमारी पूरी हो जाए। क्योंकि अभी इसमें हमने सेल टैक्स और इनकम टैक्स के हवाले से चीज़ें कुछ करनी है, जो जी पाकिस्तान बेस्ड काफ़ी खासतौर पे जो लोग होंगे ना, वो काफ़ी कंसर्न होंगे कि यार हमने अगर स्टार्ट कर दिया और हमने सेल टैक्स भी चार्ज करना है तो हम किस तरह मैनेज करेंगे, और कल को हमें विद होल्डिंग टैक्स काटना है किसी पार्टी का, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि हम लोग, मैं मेरा फोकस है कि मैं ग्लोबली और पाकिस्तानी वर्जन दोनों तरह से आपको लेके चलूँ ना। और दूसरा कि जो हम लोग सैलरीज वगैरह पे कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर तो पेरोल होता है, पेरोल तो यूएस या यूके बेस्ड होगा, तो वो जी तो क्विक बुक्स उसके आपसे पैसे चार्ज करता है ना। तो इसमें फिर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बताऊं कि उसका अल्टरनेटिव क्या है, हम किस तरह अपना पेरोल इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं अल्टरनेटिव तरीके से, कि उसमें हमें क्विक बुक्स को उसके इजाफी पैसे ना देना पड़े। क्योंकि बाहर का तो पेरोल का तो ये है ना कि आपको विथहोल्डिंग टैक्स जमा कराना है, तो बाहर तो ऑब्वियसली आपको हम्म उनकी क्विक बुक्स वालों की ही सर्विस लेना पड़ेगी, और वो आपको हम्म W2 वगैरह फॉर्म सारा आपको बना के, और 940 होता है उनका कोई, वो सारा आपको बना के देंगे। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसमें अगर आप पाकिस्तान में आए और आप अपने एक बिजनेस चला रहे हैं और उसको ऊपर क्विक बुक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में अगर आपने सैलरी देनी है तो फिर आपको तो क्विक बुक्स की 940 और W2 की जरूरत नहीं है। वो तो आपने जो पाकिस्तान में जो सैलरी दे रहे हैं और उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स काट के जमा करा रहे हैं, तो वो किस तरह मैनेज होगा। तो वो मेरी कोशिश है कि मैं आपको इन दो क्लासेस में वो भी, और इसके अलावा जो छोटी मोटी और टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दूं। तो उससे ये होगा कि आपको जो एक बंदा जो बिजनेस कर रहा है पाकिस्तान में, वो अपना जो है ना काम करना सारा बेहतर तरीके से स्टार्ट करेगा, या कल को किसी कंपनी में जॉब के लिए जाता है एज एन अकाउंटेंट, और वहां पे कोई बुक्स चल रहा होगा, तो उसको वो ये सवाल लाजमी पूछेंगे कि भाई आप किस तरह मैनेज करोगे। तो उसके लिए फिर जो है ना ये चीज़ें टैकल करना ज़रा आसान होगा। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। जी जाहिद जावेद साहब। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये इस सॉफ्टवेयर में एक से ज्यादा कंपनीज का अकाउंट मेंटेन हो सकता है? अगर बिल्कुल हो हो सकता सकता है तो कितनी कंपनीज का हो सकता है? है, अनलिमिटेड कंपनीज बना सकते हैं आप। अच्छा, वो किसी भी टाइप की हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, हाँ, ट्रेडिंग हो, कैसी भी हो, कैसी भी हो आप, सर्विसेज, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल सबके बना सकते चार्ट ऑफ अकाउंट्स अलग बनेंगे? हैं। वो सबके अलग अलग बनेंगे, मतलब आपने किसी कंपनी में ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको पहले पुरानी कंपनी से लॉग आउट करके दोबारा नई कंपनी में लॉग इन करना होगा। और ये कितने साल तक ये चलता रहेगा ये प्रोग्राम? तो आपको जो मैंने अभी वर्जन दिया है ना, ये तो क्रैक वर्जन है ना, तो ये तो जब तक चलता है चलाए, अच्छा, बस आपने इसको अदरवाइज अपडेट नहीं परचेज करना। करना होगा? हाँ, अदरवाइज तो परचेज करने तो बेहतर है। तो उसमें ये कि इसमें एक आपको इनके, ऑनलाइन वर्जन तो आपको परचेज ही करना पड़ेगा, और ऑनलाइन वर्जन अगर आप एक बार परचेज कर लेते हैं और अपनी एंट्रीज उसके ऊपर कर देते हैं, 2 महीने 3 महीने चलाते हैं, और कल को अगर आप पैसे नहीं देते तो आप फंस जाते हैं, फिर आपको पैसे देंगे तो आपका काम आगे चलेगा,
पैसे नहीं देंगे तो आप आगे नहीं चढ़ सकते। तो वो आपको शुरू शुरू में तो लालच देते हैं कि जी $1 पर मंथ के साथ हमारे साथ आ जाओ। 3 मंथ्स के बाद फिर वो आपको कहते हैं भाई आप निकालो $19 $25 पर मंथ। राइट। ये है। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। वेलकम वेलकम जी उमेर खान साहब। जी सर, ये अक्सर चार्ट्स ऑफ अकाउंट में ये कोड्स वगैरह लगा देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल्स है, सेल्स से पहले हम 50 या इस तरह 2500 या इस जी तरह जी कुछ कुछ लगा देते हैं। जी तो जी ये मेंशन करना लाजमी है या इसका क्या इफेक्ट होता है, क्या क्विक इम्प्रेशन? बुक्स में रिक्वायर्ड नहीं है। ये बेसिकली सैप में, ओरेकल में, पेज ट्री में, मेरे ख्याल है टैली में भी होता है। ये उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट चलते हैं क्योंकि वहां पे, लेकिन वहां पे भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको मेमोराइज करना पड़ते हैं कि फॉर एग्जांपल 5,002 के अंदर एंट्री कर दो, या 3,000 जो आपकी सीरीज है उसमें एंट्री कर दो। आपने कैश की जो बैंक की सीरीज है वो 1,000 से चलाई हुई है, आपने कैपिटल की सीरीज 5,000 से चलाई हुई है, 5,001, 5,002, 5,003 इस तरह चला रहे हैं। तो ये वहां पे होता है। क्विक बुक्स में जो है ना, यहाँ पे इसमें जरा इनको उसको इस तरह का रखा हुआ नहीं है कि वो आपको इसमें इस तरह की कोई जो है ना उसमें ओखे में डाले, क्योंकि वो बेसिकली उनका मकसद जो है ना वो ये है कि आप इजी होके जो है ना एक ऐसा बंदा जिसका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है वो भी इस सॉफ्टवेयर को चला सके। सही है, ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर। वेलकम। और कोई साहब जो क्वेश्चन करना चाहें? जो लोगों ने चैट में क्वेश्चन लिखे हैं अगर वो काइंडली मुझसे ऑनलाइन कर लेंगे, क्योंकि चैट पे काफी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देना। तो अगर आप लोगों ने अभी क्वेश्चन करना है तो मुझसे वर्बली कर ले, मैं आपको अभी फौरन फौरन जवाब दे देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी 2 से 3 मिनट मजीद है। क्योंकि फिर असल में अगला यूके का सेशन स्टार्ट होना है इसी अकाउंट के ऊपर, तो मुझे इसलिए उन्होंने कहा था कि आज मैं ज़रा टाइम वेस्ट को सेशन को स्टॉप कर दूँ। सर मैंने क्वेश्चन किया था ड्यूरिंग क्लास के ऑनलाइन में जो ना ईमेल वगैरह डालने के बाद ना साइन अप नहीं हो रहा। अच्छा पाकिस्तानी फोन नंबर और ईमेल डालने अच्छा प्रोवाइड किए, लेकिन वो मतलब नॉट अवेलेबल, सपोर्ट नॉट अवेलेबल राइट नाउ, ऐसे के अच्छा मैसेज। दो अच्छा। दो फोन और 2 ईमेल यूज किए लेकिन दोनों पे नहीं ठीक है, चल। उसका फिर हल वही है, आपको यूके का कोई नंबर देखना पड़ेगा, क्योंकि या यूएस का नंबर कोई ट्राई कर ले लेके, क्योंकि मैंने तो खैर भाई पाकिस्तानी नंबर पे ही चला रहा हूँ, और मैंने 2 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, दोनों में पाकिस्तानी पे नंबर पे चला रहा हूँ, मुझे तो ऐसा इशू नहीं आया। ये बेसिकली कभी कभी होता है इनका इशू, ये करते हैं इस तरह से। तो उसका मेरे पास तो फिलहाल कोई हल नहीं है, उसका फिर जी, दूसरा हल डेस्कटॉप थैंक यू, वर्जन ही है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। और कोई साहब अगर सवाल पूछना चाहें, हमारे पास 1 मिनट और है। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अ, हमारे हैंड पास हैंड रेस कर लेंगे ना तो जरा आसानी होगी, ताकि वो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, अगर एक दो बंदे इकट्ठा बोलेंगे ना वो फिर जी उमेर भाई बताइए। सर इस तरह हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम इंपोर्ट करवाते हैं ना डाटा, तो जी जी वो सेल्स का भी डाटा उसमें था, फॉर एग्जांपल वो क्रेडिट और डेबिट दोनों थे, तो मैंने हम्म। सारे मतलब एक्सपेंस में करवा दिया, मतलब सेल्स का भी वो डेबिट में ही चला गया। हो अच्छा अच्छा तो अच्छा। इस वजह से उसको क्या कुछ इस तरह का कोई है जिसमें हम रिक्लासिफाई कर सकें, मतलब उस सारी उसमें फिर इनकम उसका को? ये होगा ना कि वो आपको 1 बाय 1 एंट्री खोलें और उसको एडिट करते जाएं। उसका हल मेरे पास तो यही है, मतलब पहले डिलीट कर दें और फिर दोबारा उसको इंपोर्ट करवा दें या तो क्रेडिट डिलीट से? कर दें या उस एंट्री को खोल के आप उसी को ही उसी टाइम ही चेंज कर दें ना। फॉर एग्जांपल आपने उसका एक जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने 15,000 रुपए का सप्लाईज खरीदी है, ठीक है, उसने हम्म 15,000 भी डेबिट क्रेडिट कर रहा है, और सप्लाईज जो है ना वो भी आपका क्रेडिट में चला गया फॉर एग्जांपल, ठीक है। हम्म तो हम्म और आपने सप्लाईज का अकाउंट खोल के देखना है कि चेक करना है कि यार इसकी कि पहले तो ये कि अकाउंट वो सही बना हुआ भी है कि नहीं बना हुआ, मुमकिन है वो उसने सप्लाईज का अकाउंट एक्सपेंस की बजाय फिक्स एसेट्स में बना दिया हो। तो आप तो पहले उसको अकाउंट को सीधा करें, ठीक है, और उसके बाद फिर उसकी एंट्री को खोलेंगे और उसको सब वहां से जो अकाउंट एक्चुअल अकाउंट है आप उसको सिलेक्ट कर लें। जिस तरह मैंने आपको भी करके दिखाया था ना कि बैंक आपने गलत सिलेक्ट कर लिया हुआ है, जी तो जी आप जी जी। पहले वो आप उस एंट्री को खोलें और जो करेक्ट अकाउंट है आप उसको सिलेक्ट करके एंट्री को सेव कर लें। इस तरह 1 बाय 1 आप सारी एंट्रियां ओके कर लें, और फिर जब वो अकाउंट आपका डुप्लीकेट अकाउंट खाली हो जाता है तो फिर आप उस अकाउंट को डिलीट कर दें। उसका हल तो फिलहाल यही है। सही है, ठीक है सर। ठीक। ठीक है सर, ओके सर, थैंक ओके यू। ओके। चलिए हम सर पे सर क्लास को, जी जी हुक्म सर, अगर आप हैंड रेस कर लेंगे तो आसानी रहेगी। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है किस तरह करते हैं, तो इसलिए मैं। ये रिएक्शन में जाके, आपका नीचे एक रिएक्शन का बटन होता है, उसमें जाके ना हैंड रेस, सॉरी नहीं, रिएक्शन में भी नहीं, असल में मैंने भी हैंड रेस इसने किया नहीं, मुझे आइडिया नहीं, 1 सेकेंड रुके मैं बताता हूँ।
रिएक्शन में वो शायद मेरे पास वो दूसरा है ना, तो इसलिए मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा। ये यूजली, हाँ, ये रिएक्शन हाँ में ही आता है, रिएक्शन में आता है यूजली। रिएक्शन का बटन दबाएंगे ना, ये रेज हैंड का बटन आ जी जी जाता है। ठीक। ओके। जी। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हमने जो सेल ऑर्डर बनाया था उसमें हम्म। एक सर्विस का था और एक आइटम का था। ठीक है। तो अगर हमारे पास यानी कि हमने बहुत सारे सेल ऑर्डर बनाए हुए हैं, सर्विसेज के भी और आइटम के भी। तो ठीक है। हम इसमें इस तरह देख सकते हैं कि अगर मैं खाली चाह रहा हूँ कि मुझे खाली सर्विसेज वाले सेल ऑर्डर आ जाएं, हाँ, वो या आप देख खाली सर्विसेज वाले आ जाएं, या खाली आइटम वाले आ जाएं, मुझे वो चेक करना बिल्कुल चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको अभी बता देता हूँ, 1 सेकंड का काम है। ये आप रिपोर्ट्स में आएंगे ना, रिपोर्ट्स में ये सेल्स का बटन है। ठीक है, सेल्स के अंदर ही ओपन सेल्स ऑर्डर बाय कस्टमर आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, यहीं पे आप आएंगे तो आप ये देखें, आपको जितने भी सेल्स ऑर्डर होंगे ना, ओपन सेल्स ऑर्डर, वो सारे शो हो रहे होंगे। जो जो सेल्स ऑर्डर आपने बनाए हुए हैं, जो आपने एग्जीक्यूट कर दिए हैं, वो इनवाइस कर दिया है, वो नहीं शो होगा। लेकिन जो सेल्स ऑर्डर आपने एग्जीक्यूट किए हैं पार्शली या नहीं लग किए, वो आपको सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। इस रिपोर्ट्स के अंदर आपको काफ़ी चीज़ें नजर आएंगी। आप इसी तरह कस्टमर्स एंड रिसीवेबल्स में आए तो आप एजिंग समरी देख सकते हैं। देखें, इसमें आपको बता रहा है कि शाह इलेक्ट्रिक ने आपके फिलहाल 60,000 देने हैं। अगर ये 30 दिन हो जाएंगे, गुजर जाएंगे, तो फिर ये इस हेड में शो करेगा। 30 से 60 दिन गुजर जाएंगे तो ये इस हेड में शो करेगा। तो आप इनको रिमाइंडर्स भेज सकते हैं कि भाई आपकी पेमेंट पेंडिंग है, आपके इतने दिन गुजर गए हैं, ये आपकी एजिंग आ रही है। अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो ये आपको इसकी पूरी डिटेल शो करता है कि ये देखें। अच्छा सर, इसमें जैसे हमने शाह इलेक्ट्रॉनिक के दो बनाए सेल ऑर्डर। तो जी अगर जी। मुझे खाली सेल ऑर्डर देखना है कि वो जो खाली सेल वाला है, तो वो कितना दिखेगा, आपकी रिपोर्ट आ आवाज़ जाएगा। हल्की हो गई है, लेकिन मैं जो जो समझा वो देखें। आप कस्टमर में आएंगे, कस्टमर सेंटर में आएंगे और शाह इलेक्ट्रिक पे आएंगे। ठीक है, अब मैं तो खैर एक ही कस्टमर है तो इसलिए एक ही शो हो रहा है। तो आपके ये देखें, हम्म, अगर आप ऑल ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उससे सारी रिलेटेड हिस्ट्री के इनवाइसेस कितनी की हैं, पेमेंट्स कितनी आई हैं, एस्टिमेट कितने बना के थी, सब आ रहा। और अगर आप सही। इसको कैटेगराइज वाइज के, यार मुझे बता दो मैंने एस्टिमेट अब तक कितने दिए हैं, अच्छा इतने एस्टिमेट दिए हैं। उसमें सेल ऑर्डर कितने दिए हैं, अच्छा इतने सेल ऑर्डर दिए हैं। इनवाइसेस कितनी की हैं, अच्छा ये इनवाइसेस की हैं। तो इस कस्टमर सेंटर के अंदर आपको सारी इसकी डिटेल बता रहा होता है। तो आप उस कस्टमर से रिलेटेड सारा चीज़ें यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। अच्छा सर, इसमें जैसे सेल ऑर्डर का आ रहा है ना, जैसे मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे इसमें सेल ऑर्डर आ रहा है तो इसमें दो सेल ऑर्डर दिखा रहा है। हम्म। अगर मैं खाली देखना चाह रहा हूँ कि मुझे खाली सर्विस वाला शो करे, नहीं, उस तरह शायद इसमें ऑप्शन नहीं है। उस तरह का नहीं वो होगा ना आपको ऑप्शन। आपको वन बाय वन ही खोल के देखना पड़ेगा। अच्छा। अच्छा सर, इस दूसरी चीज़ ये कि अगर अगर फॉर एग्जाम्पल हमने वेंडर है तो हम डिफरेंट इनवॉइसेस का पेमेंट कर रहे हैं। आपकी ना आवाज़ एकदम हल्की हो जाती है, दोबारा बोलिएगा। वेंडर को आप क्या कर रहे हम वेंडर को इनवॉइसेस हैं उसकी, हम उसको डिफरेंट पेमेंट्स कर रहे हैं इनवॉइसेस के हैं? जी जी। अगेंस्ट। ठीक है, बिल्स के तो अगेंस्ट। हाँ, बिल्स के अगेंस्ट। तो इसमें ये इस तरह की रिपोर्ट होती है कि ये हमें पता चल जाए कि ये जैसे एक एक इनवॉइस है उसके अगेंस्ट हमने ये पेमेंट करी है, दूसरी इनवॉइस है उसके अगेंस्ट ये पेमेंट करी है, और जो पेंडिंग इनवॉइस है वो दिखा दें। हाँ, वो यानी आपको कि सारा दिखा रहा होता है। हाँ, मैं बिल आपको वाइज दिखाता हूँ। बिल वाइज ये चल रहा देखिए, होता है। जी जी, ऐसे ही चल रहा था। जैसे ये वेंडर है, यहाँ पे आप पे बिल्स में आएंगे ना, तो ये देखें, आपको वैसे यहाँ पे सारे बिल्स दिखा रहा होगा। ये कि ये बिल हम्म, है जो कि जिसके बैलेंस अमाउंट ड्यू 5/25 रह गए। ठीक है, आपने सही जितना पे करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आपको सारे बिल शो सही। कर रहा होगा। और अगर आपने फिल्टर करना है वेंडर वाइज, तो आप यहाँ पे उसको उसका नाम लिखेंगे, तो सिर्फ उससे रिलेटेड सारे बिल्स आपको शो कर देगा। अच्छा, इसमें ये इस तरह भी दिखा देगा कि अगर मुझे देखना है कि अगर मैंने एक बिल के अगेंस्ट तीन पेमेंटें करी तो तीनों का ब्रेकअप आ रहा होगा कि ये इस बिल के अगेंस्ट इस डेट में पेमेंट्स हुई हैं। हाँ, इसमें ये आपको बिल तो अमाउंट ड्यू दिखा रहा होगा। आपने ये इस बिल हाँ को सिलेक्ट करके उसके बिल में जाएंगे ना, तो वो आपको वहां पे हिस्ट्री दिखाएगा सही कि ये इसका बिल था। और ये यहाँ पे ना राइट साइड पे इसकी ट्रांजैक्शंस की समरी आ रही होती है। ये देखें, सही। यहाँ पे इसकी समरी आ रही होती है। ये यहाँ से आपको आप उसको इसकी डिटेल्स निकाल सकते हैं। क्या। ये देखें ना, ये आपने एक बिल की ये पेमेंट की, एक आपने बिल की ये पेमेंट की। ठीक है, इस तरह आपका वो आ सही रहा होता सही। ठीक है। थैंक है। यू सर। वेलकम जी, सरफराज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये है ना, वालेकुम। मैं पूछना चाह रहा था, कल जो टैक्स का आप पढ़ाएंगे तो इसमें हमने ना ये आपके इंस्टीट्यूट से ये यूएई टैक्स भी किया है ना, तो उसकी हम्म। वर्किंग इसमें इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगे। मैं सॉरी सर, मैंने असल में यूएई का टैक्स पढ़ा हुआ नहीं है, तो मैं बता नहीं सकूंगा। मैं आपको मैक्सिमम पाकिस्तानी टैक्स या टैक्स यूएस वगैरह टैक्स से रिलेटेड बता सकूंगा।
इनपुट आउटपुट टैक्स की वर्किंग शो होगी, मतलब जो हाँ आप वो टैक्स मैं आपको, कराएंगे हाँ तो। हाँ जी, मैं आपको बेसिकली पाकिस्तानी टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल टैक्स आपने कैसे चार्ज करना है और आगे कैसे जमा कराना है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसमें वैट भी होगा पाकिस्तानी इसमें? वो वैट और सेल्स टैक्स एक ही चीज है ना। अच्छा ठीक ठीक, वहां पे थैंक यू। बाहर उसको वैट कहते हैं, यहाँ पे उसको सेल्स टैक्स कहते हैं। सही है। और दूसरा ये कहना, क्या कहते हैं, आपने जो वो इंस्टॉलेशन का किया है ये क्विक बुक का, तो हम्म। कोई भी है ना वो, हम कौन सा वाला उसकी है ना ये स्लाइड्स दी है, ये मतलब ये वीडियो में है ना सेंड किया आपने मैंने सेंड की, इंस्टॉलेशन? हाँ मैंने वीडियो में भी आपको देख सकते हैं, मैंने इसके अलावा उसकी स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर दी थी, तो आप उससे भी देख सकते हैं। सॉरी असल में ना टाइम, उस समय अगला सेशन स्टार्ट होने वाला है। सैयद फारूक अजीज साहब अगर आप जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हैं तो कर ले, तो फिर क्योंकि अगला सेशन स्टार्ट होना है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा हमारा, वजह से अगला सेशन डिले हो। जी अस्सलाम वालेकुम। बस थोड़ा सा मुझे ये पूछना था कि इनवाइसेस जो आप एस्टिमेट के साथ हमने की थी तो ऑटोमेटिक वो सेल्फ जनरेट हो जाएगी या उसको पूरा मैनुअल तरीके से हमें जनरेट करनी पड़ेगी नहीं नहीं, इनवाइस? सेल्फ जनरेट होगी, वही एस्टिमेट जो है वो सेल ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा एक बटन के ऊपर। और वही मैंने ये वीडियो में अगर आप इसको रिकैप करेंगे ना आपको नजर आ जाएगा, आपने शायद मिस कर दिया है। और उसी को ही जब आप इनवाइस में जाएंगे तो वही सेल ऑर्डर आपका इनवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दोबारा से आइटम्स या प्राइसेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी मैं उस वक्त थोड़ा सा ना बिजी हो गया था, कोई इस मसला वजह नहीं, आप वीडियो दोबारा से। देखेंगे ना आपको उसमें इंशाल्लाह आ जाएगा। नहीं कंफ्यूजन होगी तो कल भी इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा बता दूं। थैंक यू। चलिए, हम सेशन को स्टॉप करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज।